ब्रेटन वुड्स 3.0 क्या है और ये क्या स्टार्ट हो चुका है और या फिर अभी होना है, और अगर हो चुका है तो फिर कब हुआ स्टार्ट? अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो 100% स्टेबल कॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम को कंट्रोल कर। डॉलर को रिप्लेस करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिप्टो का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन से बढ़ के 40-50 ट्रिलियन डॉलर अगले 10 साल में होगा ही होगा। जो सबसे ज्यादा मार्केट में जो इस टाइम पे बवाल है वो है 35 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा। पर उनके अकॉर्डिंगली तो ये कर्जा नहीं है, ये उल्टा सेविंग्स है यूएस की। इसी कारण जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सऊदी अरेबिया जा रहा है, चाइना जा रहा है, साउथ कोरिया जा रहा है, और हो सकता है अगले महीने या जनवरी में वो इंडिया भी आए। चक्कर ये है कि अगर आपको 500 बिलियन डॉलर हर मंथ का स्टेबल कॉइन इशू करना है और उसके लिए कंपनियां भी तैयार हैं, तो वो पैसा जाएगा कहाँ? वो लिक्विडिटी जाएगी किधर? वो जाएगी बिटकॉइन में, ईथर में, ऑल्ट कॉइन्स में, आरडब्ल्यूज में, डीफाई में। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेटन वुड्स 2.0 के बाद ना सिर्फ गोल्ड होल्डर्स को फायदा हुआ बल्कि यूएस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कट द नॉइज चैनल। आज मैं आपके सामने सुनील सर को लेके आया हूँ, जो आपकी हमेशा डिमांड रहती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, इसके बारे में जो है वो बात की जाए। काफी टाइम से लोग जो है वो सुनील सर को मिस कर रहे हैं इस बात के लिए, और उसी डिमांड को देखते हुए और अभी जो आई वुड से वर्ल्ड में जो अभी सिचुएशन है, जो यूएस में जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देखते हुए मैंने सोचा कि ये राइट टाइम है बिल्कुल सुनील सर को लाने का और इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने का। तो वेलकम सुनील सर यहाँ पे। एंड पिछला जो हमारा पॉडकास्ट था वो लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार दिया जाएगा। एंड जस्ट बिकॉज आप थे उसमें और लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो इसलिए जो लोग शायद डेटिंग फील्ड को लेके इतना सीरियस नहीं भी हैं, चाहे खुद शादीशुदा भी हो, फिर भी उन्होंने डेटिंग का पॉडकास्ट जरूर सुना है। तो वेलकम वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। Thank you, OP. But I must give credit to you because you are a great host, और I hope वही रिजल्ट हमें इस पॉडकास्ट में भी मिलेगा। नहीं, डेफिनेटली मुझे पता है कि इस बार जो ये पॉडकास्ट अपलोड होगा तो लोग जितना व्यू हमें डेटिंग के उसमें मिले हैं उससे डबल व्यूज हमें इसमें आराम से मिल जाएंगे, बिकॉज ये उनके मतलब का टॉपिक है और हर कोई इसके बारे में सुनना चाहता है। और आज का जो टॉपिक है वो है भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये मैंने एक्चुअली जब थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था मैं इंटरनेट पे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो ये निकल के आया कि ब्रेटन वुड्स 3.0 के ऊपर ज्यादा किसी ने बात ही नहीं करी है। हिंदी तो छोड़ो, इंग्लिश में भी ज्यादा किसी ने बात नहीं करी है। एंड ब्रेटन वुड्स 3.0 सुना ही पहली बार मैंने आपसे है, वो भी सिर्फ कुछ समझ लो हफ्तों पहले ट्विटर के ऊपर रैंडमली। एंड आई थॉट कि ब्रेटन वुड्स 3.0 नहीं, अभी तो ब्रेटन वुड्स 2.0 आएगा। लेकिन देन यू करेक्टेड मी कि नहीं, ब्रेटन वुड्स 2.0 तो 1971 में था, जिसको मैं ब्रेटन वुड्स 1.0 मानता था। तो ब्रेटन वुड्स 3.0 जो है वो आ चुका है आपके अकॉर्डिंगली, और अभी हम उस दौर में हैं। और ये एग्जैक्टली क्या है, इसका मतलब क्या है, और हमारे लाइफ्स में इसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट कैसे पड़ने वाला है। एंड क्योंकि इस बार जो ये पॉडकास्ट है वो ऑटो डब हो रहा है, वो दूसरी लैंग्वेजेस में भी जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल ग्लोबल ग्लोबल ऑडियंस को भी ये जानना बहुत जरूरी है, ये वाला नजरिया कि एक ऐसी क्या ये चीज है ब्रेटन वुड्स 3.0, ऐसा क्या ये चीज है जो स्टेबल कॉइन्स जो आ रहे हैं, जो एआई का भी टाइम है, और जिस तरह से अभी ये मनी वॉर जो चल रही है, तो ये नई वर्ल्ड वॉर बेसिकली एक मनी वॉर है। तो ये जो मनी वॉर है ये किस तरह से सबको इम्पैक्ट कर रही है या कर सकती है आने वाले टाइम में, या फिर वो टाइम आ गया है ऑलरेडी। एंड उसका एक छोटा सा उदाहरण हमें ऑलरेडी पिछले कुछ टाइम से गोल्ड की मूवमेंट के साथ और बिटकॉइन की मूवमेंट के साथ हमें देखने को मिल गया है, स्टेबल कॉइन्स की मूवमेंट के साथ हमें देखने को मिल गया है। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जो है क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर कि आपके अकॉर्डिंगली अगर मैं सिंपल शब्दों में जानना चाहूं अभी, ठीक है, तो ये आप
क्या हम ब्रेटन वुड्स 1.0 से स्टार्ट करें, लाइक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करें, या फिर आप पहले ब्रेटन वुड्स 3.0 के बारे में सीधा बताना चाहेंगे? हाउ डू यू वांट टू स्टार्ट दिस? सबसे पहले तो ओपी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कट द नॉइस यूट्यूब चैनल पर बुलाने के लिए। और ये जो विषय का चुनाव तुमने किया है, ये अपने आप में बहुत गंभीर और बहुत बड़ा विषय है। बट मैं अपनी ऑडियंस के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, कि आप टर्म्स के अंदर मत उलझिए। आपको मैं मोटे मोटे नुस्खे बताऊंगा, नुक्ते बताऊंगा, जिसके जरिए आप इस पूरी चीज को समझ सकते हैं। देखिए, जिसे हम मनी कहते हैं, जिसको हम पैसा कहते हैं, उसके पीछे एक पॉलिटिकल डिसीजन इन्वॉल्व होता है। और वो पॉलिटिकल डिसीजन जब मैं कहता हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि एक देश और पूरी दुनिया जब उस डिसीजन के साथ चलते हैं, तो उसका वेट इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको आने वाले कई सालों और कई दशकों तक बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, रादर असंभव हो जाता है। और जब एक समय आता है जब उस वक्त बदलता है, और तब फिर नया डिसीजन लेना पड़ता है। तो इस तरह से आप दो चीजों को अपने दिमाग में रख लीजिए: मॉनेटरी स्टेटक्राफ्ट और पॉलिटिकल एक्शन। जैसे ओपी ने करेंसी वॉर या मनी वॉर का शब्द यूज किया, आप चलिए अकेला पॉलिटिकल एक्शन अपने दिमाग में रखिए, और उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो दुनिया का लास्ट रिजर्व एसेट था, वो था पाउंड। और उसने अपनी सारी ताकत खो दी थी। और जब उसकी ताकत खत्म हो रही थी, तो नई ताकत उभर रही थी, यूएस का डॉलर। पर दुनिया क्यों यूएस के डॉलर को एक्सेप्ट करे? इसके लिए उन्होंने क्या किया, डॉलर को गोल्ड के साथ पेग कर दिया। और शुरुआत हुई 1945 में ब्रेटन वुड्स 1.0 की। ये एक पॉलिटिकल एक्शन था, और ये पॉलिटिकल एक्शन अमेरिका ने लिया था, और इस एक्शन को, इस डिसीजन को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया था। और वहां से शुरू होता है दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का पहला स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट फेज। पर जैसे ही कोई ग्लोबल रिजर्व एसेट बनता है, तो उसके पास बहुत बड़ी ताकत आ जाती है। क्योंकि आप जब रिजर्व एसेट बनते हो, तो आपके पास पावर टू प्रिंट मनी एंड पावर टू डिस्ट्रीब्यूट मनी आ जाती है। प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द वर्ल्ड, ये याद रहे, सिर्फ अपने देश में ही नहीं। तो जब ये पावर आती है, कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और वही चीज अमेरिका के साथ हुई। और अमेरिका ने वियतनाम वॉर या और बहुत सारे युद्धों के अंदर, क्यूबा के युद्ध के अंदर बहुत पैसा वेस्ट करना शुरू कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि जो पेग था, $35 के 1 आउंस के बदले का जो पेग था, अमेरिका ने अपनी गोल्ड लायबिलिटीज मानने से इनकार कर दिया 1971 में। और एक नया पॉलिटिकल एक्शन आया, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने, निक्सन ने अनाउंस कर दिया कि हम अब दुनिया को गोल्ड पेग, जो डॉलर के साथ, वो नहीं मानेंगे। हम डॉलर को फ्री फ्लोटिंग करेंसी रिजीम में शिफ्ट कर रहे हैं। यानी कि अब गोल्ड का भाव $35 पर आउंस नहीं रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है। 1945 में एक पॉलिटिकल एक्शन हुआ, जिसने एक सिस्टम खड़ा किया, जो सिस्टम 26 साल चला। उसके बाद 1971 में एक पॉलिटिकल एक्शन हुआ, ठीक, जो अभी तक चल रहा है। तो जब रिजर्व करेंसी का स्टेटस
तो अमेरिका से कोई छीन नहीं सकता था। पर गोल्ड पैक जब उन्होंने छोड़ दिया तो 1970 से लेकर 1980 तक गोल्ड 10 साल में 20 गुना बढ़ गया। 20 गुना। $35 से वो जंप करके वो लगभग $800 हुआ, और 800 से वो 30 गुना भी गया, वो $1200 तक भी गया। आप सोचिए 10 साल में ग्लोबल स्तर लेवल पर गोल्ड लगभग 20-30 गुना चला गया। इतना फास्ट ग्रोथ दुनिया में गोल्ड का पहले कभी नहीं हुआ था। और ये इसलिए हुआ कि 1971 में ब्रेटन वुड्स 2.0 की शुरुआत हो गई। 2.0 ब्रेटन वुड्स का मतलब है जिस पीरियड में डॉलर एक फ्लोटिंग करेंसी रिजीम को सपोर्ट कर रहा है और उसमें गोल्ड का कोई रोल नहीं है। क्लियर? मैं आपको यहीं पे रोकूंगा अभी। एंड इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जो ब्रेटन वुड्स 1.0 1945 में जो यूएस ने लाइक रखा था, और उसमें गोल्ड पैकिंग रखी थी, राइट? तो आप ये बोल रहे हैं कि उससे पहले कभी गोल्ड की पैकिंग थी ही नहीं यूएस डॉलर के साथ? नहीं नहीं, देखिए, उससे पहले गोल्ड पैगिंग हुआ करती थी, पर वो गोल्ड पैगिंग के एक्सपेरिमेंट्स 1920 के आसपास शुरू हुए थे, और उस समय $20 का एक आउंस गोल्ड माना जाता था। पर तब डॉलर उस समय रिजर्व एसेट नहीं माना जाता। डॉलर की नई नई चढ़ाई शुरू हुई थी, क्योंकि तब पाउंड अभी भी दुनिया का ग्लोबल रिजर्व एसेट माना जाता था। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में अमेरिका बहुत ताकतवर हो गया और इंग्लैंड बहुत कमजोर हो गया, तो वो पावर शिफ्ट हो गया। पावर शिफ्ट होने के कारण डिसीजन लेने की ताकत अब अकेले अमेरिका के पास रह गई, और उन्होंने 1945 में $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड पेग कर दिया। तो जब उन्होंने पैक करा तो वो किस तरह से, मतलब दुनिया ने उस चीज को लाइक व्हाट मेड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू फॉलो दैट? मतलब ऐसा क्या था उनके इस डिसीजन में कि जिसकी वजह से सारी दुनिया ने उस चीज को एक्सेप्ट किया? यस, उसका बड़ा सीधा कारण है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया को उस समय कोई डॉलर से प्यार हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है। अब मान लीजिए आप फ्रांस हैं, आपने फ्रांस होने के नाते, एक इकोनॉमी होने के नाते अमेरिका को $5 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है? और $5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, और अमेरिका से आपने $4 बिलियन का इंपोर्ट किया, तो आपके पास $1 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। यानी कि पेमेंट $1 बिलियन की अमेरिका की तरफ पेंडिंग है। तो इस $1 बिलियन की पेमेंट के अगेंस्ट जो फ्रांस है उनसे $1 बिलियन का गोल्ड मांग सकता है। गॉट इट? और अमेरिका 1971 से पहले तक ये सारी की सारी जो गोल्ड पेमेंट्स ट्रांसफर किया करता था, ताकि दुनिया का डॉलर के ऊपर विश्वास ना टूटे। पर जब डॉलर के घाटे बढ़ते गए, इतने बढ़ गए कि वो गोल्ड में पेमेंट नहीं कर सकता था, तो उसने गोल्ड के एंकर को ही खत्म कर दिया। तो फिर जब 1971 में ब्रेटन वुड्स 2.0 आया, जब उन्होंने डॉलर की पैकिंग को खत्म किया, तो उसका नुकसान यूएस को तब होना चाहिए था, लेकिन उसका देखा जाए तो नुकसान नहीं हुआ, उल्टा उसका फायदा हुआ है, जिसको हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोल सकते हैं यूएस के। तो तो उस टाइम पे दुनिया ने मतलब इस चीज को लेके रिवोल्ट नहीं किया कि नहीं हम आपके डॉलर को, तब मतलब अभी हम अभी इस टॉपिक पे नहीं आ रहे हैं कि अभी आज की डेट में हर कोई डॉलर को जो है वो छोड़ना चाह रहा है, ठीक है, डॉलर की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है। डॉलर की रिप्लेसमेंट की सबसे अच्छी एग्जांपल तो तभी सेट कर दी थी यूएस ने, जब उसने डी पैकिंग खत्म कर दी थी, तो वो सबसे बड़ा विश्वासघात था। तो उस टाइम पे क्यों यूएस को बेनिफिट हुआ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेटन वुड्स 2.0 के बाद ना सिर्फ गोल्ड होल्डर्स को फायदा हुआ, बल्कि यूएस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, और दुनिया में भी जो ग्लोबलाइजेशन में जो ग्रोथ हुई है सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया को उसका फायदा हुआ। तो
क्या ये बग था या क्या ये फीचर था? अब ये बहुत खूबसूरत सवाल है, और ये इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी का एक बहुत गंभीर सवाल भी है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि दुनिया को गोल्ड सिर्फ रेफरेंस के लिए चाहिए होता है, अदरवाइज जो मनी होती है वो हमेशा फ्लो में रहती है। उस फ्लो के आसपास जो आप बांध बनाते हैं, वो गोल्ड का बांध बनाते हैं, ताकि ये फ्लो उस कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। तो 1950-55 के बीच में यूरो डॉलर मार्केट बहुत बड़े लेवल पर पैदा हुई। यूरो डॉलर मार्केट का मतलब ये है कि यूरोप के बैंकों ने डॉलर के अंदर ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा सिस्टम बिल्ड करना शुरू कर दिया, विच बेसिकली मीन्स कि वो यूएस गवर्नमेंट ट्रेजरीज के अगेंस्ट डॉलर इशू करते थे, और जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होता था वो फाइनल जाके गोल्ड में होता था। अदरवाइज वो बेसिकली सारा का सारा जो सेटलमेंट हुआ करता था वो यूरो डॉलर मार्केट में होता था। यूरो डॉलर मार्केट को आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि जो डॉलर अमेरिका से बाहर घूम रहे हैं और दुनिया के बाकी फॉरेन बैंक्स डॉलर के अंदर जो लेन देन कर रहे हैं, उसको यूरो डॉलर मार्केट कहते हैं। और इस यूरो डॉलर मार्केट का साइज 1955 से लेकर 1971 तक इतना बड़ा हो चुका हुआ था, और एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स की, बैंक्स की उसके ऊपर डिपेंडेंस इतनी ज्यादा हो चुकी हुई थी कि जैसे ही अमेरिका ने गोल्ड का पेग हटाया, अब दुनिया के लिए सवाल था कि इस इतनी बड़ी यूरो डॉलर मार्केट को रिप्लेस कौन करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मनी तो सर्कुलेशन है, और सर्कुलेशन में कोई ना कोई तो क्रेडिट इशू करेगा ही करेगा। या तो डॉलर को रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा आए, अगर दूसरा नहीं आएगा तो मरता क्या ना करता वाली हाल। दुनिया ने डॉलर एज अ फ्लोटिंग करेंसी एज वेल एज ग्लोबल रिजर्व एसेट एक्सेप्ट कर लिया। बट गोल्ड ने नहीं किया। गोल्ड का प्राइस 20 से 30 गुना बढ़ गया 1970 से 80 तक। तो फिर इस हिसाब से तो देखा जाए, आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े आपके फाइनेंस के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो धुरंधर एक्सपर्ट्स हैं, वो जो इतना चिल्लाते हैं कि यूएस डॉलर खत्म हो जाएगा, यूएस डॉलर खत्म हो जाएगा, तो उसके हिसाब से तो जितनी यूरो डॉलर मार्केट आज की डेट में इतनी ज्यादा डीपन हो चुकी है, अब तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है उसको रिप्लेस करना। तो अब कैसे आपको लगता है कि ये डॉलर अब खतरे में है? अब तो उल्टा खतरा तो और भी कम हो गया, बिकॉज ये 1971 में जैसे तैसे करके अगर कर लेते तो कर लेते। अब तो उसके बाद तो डॉलर इतना ज्यादा फैला है, तो अब तो स्टेबल कॉइन्स की वजह से भी जो है, आप देखो हम कहाँ, गेम कहाँ पे कहाँ आ गई है। उपिंदर, पहला तो ये जो सवाल है कि डॉलर रिप्लेस होगा, हम्म। डॉलर को रिप्लेस करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उसका जितना बड़ा नेटवर्क इफेक्ट है, उस नेटवर्क इफेक्ट को अगर रिप्लेस करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल वैसा सवाल है कि आज आप फेसबुक या इंस्टाग्राम को रिप्लेस करना चाहें तो कौन रिप्लेस करेगा, या आज आप गूगल सर्च को रिप्लेस करना चाहें तो कौन करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है। तो इसलिए अमेरिका के नेटवर्क इफेक्ट, जो डॉलर का नेटवर्क इफेक्ट है और यूरो डॉलर की जो मार्केट साइज है, वो बहुत बड़ा लेवल है, इसलिए उसको रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर की जो ग्लोबल हेजिमनी है वो परमानेंटली बनी रहेगी। अगर आप पिछले 500 सालों का इतिहास देखें यूरोप का, अगर आप एक देश की ग्लोबल मॉनेटरी एम्पायर का जो पीरियड है, ड्यूरेशन जो है, आप उसको 70 से लेकर 120 साल के आसपास मान लें, तो 16वीं सदी में स्पेन की करेंसी दुनिया का ग्लोबल रिजर्व एसेट थी। 17वीं सदी में पुर्तगाल की करेंसी, 18वीं सदी में
नीदरलैंड्स डच की करेंसी 19वीं सदी के अंदर वो ब्रिटेन का पाउंड उनकी करेंसी, और 20वीं सदी में वो डॉलर हो गई। देखिए, दुनिया में कोई भी ग्लोबल रिजर्व एसेट परमानेंटली नहीं रहता है, और वो क्यों नहीं रहता है? उसका कारण ये है कि जो ग्लोबल रिजर्व एसेट करेंसी बनती है, उसके पास पावर टू प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट जब आता है, तो वो बे इंतहा कर्जा लेता है और बे इंतहा मनी प्रिंटिंग करता है। तो उससे जो परचेजिंग पावर होती है उसकी, वो डाउन जाती रहती है। अब शुरू शुरू में तो वो चुपती नहीं है, पर धीरे 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 वो एक ऐसे पॉइंट पर चली जाती है कि वो परचेजिंग पावर इतनी डाउन चली जाती है और वो कर्जे का बोझ इतना ज्यादा चला जाता है कि दुनिया के लिए और बाकी के बैंकों के लिए उस करेंसी को होल्ड करना घाटे का सौदा हो जाता है। तो आज इस कारण से दुनिया के लिए डॉलर की रिप्लेसमेंट ढूंढना किसी ना किसी तरीके से बहुत ही जरूरी हो चुका हुआ है। ओके। तो चलो पहले तो ये समझते हैं कि ब्रेटन वुड्स 3.0 क्या है, और ये क्या स्टार्ट हो चुका है, और या फिर अभी होना है, और अगर हो चुका है तो फिर कब हुआ स्टार्ट? देखिए, मैं इससे पहले ब्रेटन वुड्स 3.0 की बात करूं, मैं पूरी हमारी बातचीत को पॉलिटिकल एक्शन के साथ ही जोड़ के ठीक है। प्रेजेंट करूंगा। तो 1945 में एक पॉलिटिकल एक्शन हुआ जिसको हमने कहा ब्रेटन वुड्स 1.0। तब गोल्ड का पेग हुआ था। उसके बाद 1971 में पॉलिटिकल एक्शन हुआ जब गोल्ड से डी पेग हो गया। अब ब्रेटन वुड्स 3.0 के अंदर फिर ऐसा एक पॉलिटिकल एक्शन होगा, बट वो पॉलिटिकल एक्शन आसान एक्शन नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्शन करने के लिए बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो पहले हम उस ब्रेटन वुड्स 3.0 से पहले का आज का जो अमेरिका का वातावरण है, इकोनॉमिक और मॉनेटरी लेवल का, उसको एक बार समझ लिए तो हमें ब्रेटन वुड्स 3.0 बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और उससे आपको क्रिप्टो का पूरा इम्प्लीकेशन समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को अमेरिका का ट्रेजरी सेक्रेटरी मान लीजिए, स्कॉट बेसेंट। मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि उपिंदर इस समय स्कॉट बेसेंट हैं, और उनको एक देश का पूरा जो बैलेंस शीट है वो मैनेज करना है। अब इस समय मार्केट में लगभग 30-35 ट्रिलियन डॉलर की यूएस ट्रेजरीज घूम रही हैं। ट्रेजरीज बेसिकली क्या होता है? सरकार जब दुनिया से या अपने लोगों से कर्जा लेती है तो उनको एक बॉन्ड इशू कर देती है। उस बॉन्ड के ऊपर उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये बॉन्ड की बेसिकली 3 किस्म की ड्यूरेशंस होती हैं। अप टू 2 इयर्स, जिनको नोट्स एंड बिल्स कहा जाता है। अप टू 10 इयर्स, 10 ईयर का उसको बॉन्ड कहा जाता है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, और 30 साल का। कोविड के बाद क्या हुआ? अमेरिका ने बहुत बड़े लेवल पर करेंसी प्रिंट की, जिसको क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। उन्होंने हर अमेरिकन हाउस होल्ड को फ्री चेक बांटे, और ये पैसा प्रिंट किया गया था, क्योंकि हर अमेरिकन को मिला तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया। बट वो बैलेंस शीट आपकी इन्फ्लेट हो गई। नतीजा इसका क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर अब जो कर्जा था वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आपको अब कर्जा रेज करने के लिए या तो 30 ईयर बॉन्ड है, या 10 ईयर बॉन्ड है, या 2 to 5 ईयर वाली, या लेस देन 2 इयर्स एंड लेस देन 5 ईयर वाली आपके पास सिचुएशन है। अमेरिका को ये पता था कि अब मार्केट में 30 ईयर यूएस बॉन्ड नहीं ऑक्शन कर सकते, 10 ईयर बॉन्ड भी ऑक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अमेरिका को इतना लंबे टर्म के लिए लोन नहीं देगा, क्योंकि चाइना भी बॉन्ड मार्केट से हट रहा था, और जापान ने भी बॉन्ड मार्केट में अपना इन्फ्लुएंस कम करना शुरू कर दिया था।
तो उस चीज से बचने के लिए, ग्लोबल एम्बेरसमेंट से बचने के लिए, 2020 में अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने फैसला लिया, जो उस समय जेनेट येलन थी। उसने फैसला लिया कि हम लॉन्ग टर्म ट्रेजरी ऑक्शन बहुत कम करेंगे। 90% फंड रेज 2 से 5 साल की ट्रेजरी ऑक्शन से हुआ, 90%। और आज उसके कारण हालत ये है कि अमेरिका को हर साल $6 ट्रिलियन की ट्रेजरी ऑक्शन करनी पड़ रही है। यानी कि हर महीने $500 बिलियन की ट्रेजरी मैच्योर हो रही है, हर महीने $500 बिलियन। यानी कि इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड था, वो क्रेडिट कार्ड का लोन ड्यू हो गया, अब उस क्रेडिट कार्ड को पे बैक करने के लिए आपने एक और क्रेडिट कार्ड ले लिया। तो आप ये कह रहे हैं कि उनके पास हर महीने उस $500 बिलियन की जो ट्रेजरी मैच्योर हो रही है उसका या तो उसको रीपे करो या उसका इंटरेस्ट पे करो, बेसिकली, राइट? देखिए, रीपे तो हो नहीं सकता। मैच्योर होने का मतलब है कि वो लैप्स हो जाएगी, तो उसकी पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। उसको पे बैक करने के लिए आपको नया लोन रेज करना पड़ेगा, लैप्स हो जाएगी एज इन, क्योंकि उसका पीरियड ही 2 साल का या 4 साल का या 5 साल का या 1 साल का होगा, फिर वो ट्रेडेबल नहीं ना रहेगी। तो उसका नुकसान क्या है? नहीं, नुकसान नहीं है। अगर आपने 2 साल का बॉन्ड इशू किया, 2 साल जब खत्म हो गए तो 2 साल की मेच्योरिटी पीरियड खत्म हो गया, अब वो जिसकी मेच्योरिटी है उसको पे बैक तो करना है ना, जिसके पास पैसा है उसको पे बैक करने के लिए आपको मार्केट से फ्रेश ट्रेजरी ऑक्शन करनी पड़ेगी। समझ गया ठीक है। तो एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड लेने वाली बात है ये। आपने मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी का सुना है? मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी के बारे में सुना होगा। मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी तो कुछ और ही बोल रहा है। वो आप थोड़ा सा उसके बारे में समझा सकते हैं, मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी क्या है सबसे पहले तो, और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फिर वो तब हम उस पे जाएंगे। हकीकत ये है कि अमेरिका का पूरा सिस्टम पिछले इतने सालों से मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी के मुताबिक ही चल रहा है। मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी कहती है कि बेसिकली आपके ऊपर जितना भी कर्जा होता है वो सिर्फ एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका जो कर रहा है वो कोई डिफरेंट कर रहा है, वो मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी के हिसाब से जो बनता है वही कर रहा है। बट तो नहीं, तो मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी के अकॉर्डिंगली तो ये जो सबसे ज्यादा मार्केट में जो इस टाइम पे बवाल है वो है $35 ट्रिलियन का कर्जा। पर उनके अकॉर्डिंगली तो ये कर्जा नहीं है, ये उल्टा सेविंग्स है यूएस की। यस यस तो फिर यस तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? मैं उसी का जवाब देता हूँ। मेरी पिछली बात को जो याद रखिएगा, पॉलिटिकल एक्शन। इस समय ओपी स्कॉट बेसेंट है, अब आपको हर महीने $500 बिलियन चाहिए। ठीक है, अब $500 बिलियन आप कैसे लेके आएंगे, ये आपकी सिरदर्दी है। ठीक है, आप कोई ना कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे तो $500 बिलियन पर मंथ आएंगे। ठीक है, अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूं वो मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी के बनाए ही सॉल्यूशंस हैं, बट मैं आपको उसको पॉलिटिकल एक्शन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका के पास 4 पॉलिटिकल एक्शंस बचे हैं। इन चारों के अलावा अमेरिका के पास कोई और एक्शन नहीं है। मैं वो चारों एक्शंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके साथ ही मैं ब्रेटन वुड्स 2.0 और क्रिप्टो की इंप्लीकेशंस आपके साथ जोड़ दूंगा। पहला एक्शन, हाँ, 3.0 के साथ मैं जोड़ दूंगा। तो पहला एक्शन आप क्या कर सकते हैं? पहला एक्शन आपके लिए ये है कि जो आपने 1985 में जापान के साथ प्लाजा अकॉर्ड के जरिए किया था, तब क्या हुआ था कि
जापान की करेंसी सस्ती थी और अमेरिका का डॉलर बहुत महंगा था। तो अमेरिका ने जापान और कुछ और कंट्रीज को साथ में लिया, न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में उनकी सर पर कनपटी पर बंदूक रखी और कहा कि तू अपना येन ओवर वैल्यू कर ताकि डॉलर डी वैल्यू हो जाए। ठीक है, तब 160 येन का एक डॉलर था और उसका कहा गया कि तू 100 येन का एक डॉलर कर। और क्योंकि जापान का अपना कोई नेशनल डिफेंस सिस्टम नहीं है, उनका सारा डिफेंस सिस्टम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उन्होंने ये शर्त मान ली। और ये शर्त मानने से क्या हुआ कि डॉलर ऑटोमेटिकली डी वैल्यू हो गया। डॉलर डी वैल्यू होने से क्या हुआ कि दुनिया में डॉलर जो लोगों को महंगा लग रहा था, सडनली लोगों को सस्ता लगना शुरू हो गया। तो अब डॉलर के अंदर फंड रेज आसान हो गया, डॉलर के अंदर ट्रेड में भी इंपोर्ट करना भी आसान हो गया। तो उसका अमेरिका को तो फायदा हुआ, पर जापान को उसने डुबो दिया। उसके बाद जापान में शुरू हुआ 30 साल लंबा डिप्रेशन। जापान का रियल स्टेट मार्केट क्रैश कर गया, जापान का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। आज तक 1985 में जापान की स्टॉक मार्केट जिस लेवल पर थी, आज तक उस लेवल पर वापस रादर उसका 50% भी नहीं पहुंची है। मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा एक मिनट। तो आप ये कह रहे हो कि किसी भी कंट्री के एसेट्स की अगर पिटाई करनी है, या कह लो एसेट्स को डीवैल्यू करना है, तो उसकी करेंसी को की वैल्यू बढ़ा दो मार्केट में। एक हाँ, तरह से एसेट की क्योंकि आज की डेट में जो एसेट इन्फ्लेशन है वो करेंसी की डीवैल्यूएशन पे डिपेंडेंट है, आप ये कहना चाह रहे हो, राइट? और क्योंकि जो ग्लोबल डॉलर या यूरो डॉलर ट्रेड है उसमें सेंट्रल बैंक्स की बहुत बड़े लेवल पर इंटरवेंशन होती है, तो इसलिए उस समय अमेरिका के लिए करना संभव था। पर ये सवाल ये आता है कि उन्होंने जापान के येन को ही क्यों चुना? वो किसी और कंट्री की किस करेंसी को भी तो चुन सकते थे। क्योंकि उनका ग्लोबल ट्रेड के अंदर कंट्रीब्यूशन उस समय 35-40% था उस समय के हिसाब से। तो इसका मतलब जो ग्लोबल ट्रेड था जापान का, वो 35 से 40% था उस समय के हिसाब यूएस के साथ। यूएस के साथ तो जब इसने तो अच्छा, तो लेकिन और कौन से कंट्रीज थे जिनका इतना ही कह लो, लेट्स से सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड था यूएस के साथ, या थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड था, वो कौन से उस, कंट्रीज थे? उसमें यूरोप के कंट्रीज भी शामिल थे। तो फिर उन्होंने यूरोप को भी ऐसे ही इसी तरह से हाँ, ओवरवैल्यू करवाया। यस, बट उसका ज्यादा असर, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी थी उस समय, जापान बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी थी। तो इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं कि प्लाजा एकॉर्ड पॉलिटिकल एक्शन था डॉलर की डोमिनेंस को बचाने के लिए। 1971 में जो हुआ था, जिसमें ग्लोबल रिजर्व करेंसी के साथ साथ फ्लोटिंग करेंसी भी डॉलर बन गया था, उसी चीज को बचाने के लिए येन की पावर को खत्म किया गया प्लाजा एकॉर्ड के जरिए। एम आई राइट? ओके, व्हाट वाज द नेक्स्ट एक्शन? अब आज अमेरिका के पास ऑप्शन नंबर 1, 4 पॉलिटिकल एक्शन में बोल रहा हूं, ऑप्शन नंबर 1 है प्लाजा एकॉर्ड जैसा ही कुछ किया जाए। और अगर आपने सुना हो मारा लागो एकॉर्ड, डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहा है बाकी कंट्रीज के साथ। उसमें लैटिन अमेरिका के भी कंट्रीज आते हैं, इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, जापान भी आता है। बट प्रॉब्लम क्या है, आज अमेरिका उतना मजबूत नहीं है कि इंडिया चाइना को वो मजबूर करके वो मारा लागो अकॉर्ड में करेंसी को, अपने डॉलर को ओवर वैल्यू करा सकता है, सॉरी अंडर वैल्यू करवा सकता है, और उनकी करेंसीज को ओवर वैल्यू करवा सकता है। तो इसलिए पूरा का पूरा ये जो टैरिफ रिजीम बनाया गया है, टैरिफ रिजीम में इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ क्यों लगाया गया है कि या तो मारा लागो अकॉर्ड एक्सेप्ट कर लो या टैरिफ एक्सेप्ट कर लो। जो दुनिया के पास चूज करने के लिए ऑप्शन होएगी तो वो दोनों में से एक ऑप्शन उसको करनी ही पड़ेगी। जैसे आज की तारीख में अगर आप ध्यान से देखिए, इंडिया ने रशिया से ऑयल ट्रेड घटा दिया है।
तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी इंडिया, जैसे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना ने पीछे मान लिया, तो इसलिए पहला एक्शन, एक्शन नंबर 1 अमेरिका के लिए है मारा लागो अकॉर्ड, प्लाजा अकॉर्ड की तरह की तर्ज पर कुछ करेगा वो, नंबर 1। पर इसकी एक प्रोबेबिलिटी मिनट जो, एक मिनट इसमें आप जो बोल रहे हो कि मारा लगा अकॉर्ड, तो आप ये कह रहे हो कि ये टैरिफ लगाने का असली रीजन है, यस, जो कि इसके बारे में लोग जो है इस तरह से डिकोड नहीं कर रहे हैं कि यस, टैरिफ आखिर क्यों लगे हैं। यस, तो जो ट्रेड सरप्लस है, जो रीजन बताया जा रहा है ट्रेड टैरिफ का कि ट्रेड सरप्लस है, वो रीजन नहीं है। असल रीजन ये है, असल करेंसी रीजन डीवैल्यू करना। करेंसी डिवैल्यू करना। पर अगर मैं यहाँ पे अगर मैं जनरली DXY देखूं, ठीक है, तो डॉलर तो ओवर वैल्यूड है, डॉलर तो कभी डिवैल्यू हुआ ही नहीं। अगर येन के अकॉर्डिंगली भी आप देखोगे, चलो येन डिवैल्यू हुआ है, येन स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे, पर अदरवाइज आज की डेट में आप देखोगे डॉलर आज कई सालों से लगातार ओवर वैल्यू होता चला जा रहा है। इसीलिए इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि अगर डॉलर ओवर वैल्यू रहेगा तो अमेरिका दोबारा कभी एक्सपोर्ट नेशन बन ही नहीं सकता। एक्सपोर्ट नेशन बनने के लिए आपको अपनी करेंसी डीवैल्यू करनी पड़ेगी, पर वो करेंसी डीवैल्यू तभी होएगी ना अगर बाकी देश मानेंगे। नहीं, पर वो करेंसी डिवैल्यू करने का तरीका तो ये भी है ना कि वो खुद डॉलर प्रिंट कर ले, सिंपल। ऐसा, अगर ऐसा करेंगे तो वो गेम आउट, उसमें बॉन्ड मार्केट क्रैश कर सकती है, ओके, समझ गया। अमेरिका की बॉन्ड मार्केट क्रैश कर सकती है। तो जो कुछ भी होगा वो पॉलिटिकल एक्शन दूसरे को मजबूर करके एक पॉलिटिकल प्रिजन में डाल के ही किया जाएगा। और इसी कारण जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सऊदी अरेबिया जा रहा है, चाइना जा रहा है, साउथ कोरिया जा रहा है, और हो सकता है अगले महीने या जनवरी में वो इंडिया भी आए। ये मारा लगो अकॉर्ड जैसा कुछ करने की कोशिश वो कर रहे हैं, बट अब क्योंकि अमेरिका उतना ताकतवर नहीं है जितना 1985 में था, इसलिए उसके पास वो निगोशिएशन स्पेस कम है। सो ये है पॉलिटिकल एक्शन पॉसिबिलिटी नंबर 1। एम आई राइट? ओके, मारा ठीक लगो है। अकॉर्ड नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2, उनके पास एक तुरुप का पत्ता पड़ा हुआ है अमेरिका के पास। ये याद रहे कि ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 बहुत मुश्किल हो रही है पॉलिटिकली उनके लिए। तो नंबर 1 मारा लागू अकॉर्ड। नंबर 2, उनके पास तुरुप का पत्ता है फोर्ट नॉक्स में पड़ा हुआ 8000 टन गोल्ड। फोर्ट नॉक्स में जो 8000 टन गोल्ड है वो ट्रेरी की बैलेंस शीट पर उसका जो रेट छपा हुआ है वो 1971 वाला है, $35। आज जो गोल्ड डाउन जा रहा है उसमें अमेरिका डेलिबरेटली उसको, गोल्ड अप जा रहा है वो अमेरिका डेलिबरेटली उसको अलाउ कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि ये मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी के हिसाब से एक अकाउंटिंग एंट्री की जाए कि $35 का जो आउंस गोल्ड है वो 15 से 20,000 डॉलर पर आउंस हो जाए। ये नंबर आप कहाँ से लेके आए हो कि 15 से 20 हजार डॉलर ही हो जाए? वो मैं एक आर्बिट्ररी फिगर में मान रहा हूँ, बट मोटा मोटा मैं ये मान रहा हूं कि अमेरिका कम से कम $5 ट्रिलियन का एक इंस्टेंट वन ऑफ सरप्लस जनरेट कर ले, ताकि उससे वो अपने ट्रेरी का जो शॉर्टेज आ रहा है उसका एटलीस्ट उसको 1-2 साल के लिए मैनेज कर ले। अमेरिका जब तक चाहेगा गोल्ड बढ़ेगा, अमेरिका जब तक नहीं चाहेगा गोल्ड नहीं बढ़ेगा। तो अब अगर अमेरिका को गोल्ड की मार्केट प्राइस 15 से 20,000 डॉलर तक लेके आनी है तो उसको गोल्ड पर लगाए हुए सारे अंकुश छोड़ने पड़ेंगे। इसी कारण गोल्ड बढ़ रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये पॉलिटिकल एक्शन पॉसिबिलिटी नंबर 2 है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो ऐसा करता है तो दुनिया के अंदर जो अमेरिका की बॉन्ड मार्केट है वो क्रैश कर जाएगी। क्योंकि जब
करेंसी अगेंस्ट गोल्ड आपने 70-80% डीवैल्यू कर दी, तो इसका मतलब है कि दुनिया अब आपका कर्जा क्यों खरीदेगी? गॉट इट? तो इसलिए ये एक्शन नंबर 2 है, जो एक्शन करने का शॉर्ट टर्म में फायदा है, बट उससे ग्लोबल रिजर्व एसेट को नुकसान है। एम आई राइट? ओके, ओके, ठीक है। तो अब इस केस में मतलब आप ये कह रहे हो कि तो ऐसे तो फिर देखा जाए जो ऑप्शन नंबर 1 है, जिसमें जब उसकी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी आपकी यूएस की, जब बाकी के कंट्रीज अपनी करेंसीज को ओवर वैल्यू करना शुरू करेंगे, तो तब भी तो बॉन्ड मार्केट क्रैश करेगी। उसमें क्या है कि वो बॉन्ड मार्केट इंस्टेंट क्रैश नहीं करेगी, क्योंकि वो बाकी कंट्रीज को मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पॉलिटिकली होगा वो डायरेक्ट अमेरिका नहीं अनाउंस करेगा, वो बाकी कंट्रीज अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू करेंगे। पर दूसरे कंट्रीज जो है उसकी ये ऑप्शन नंबर 1 को इसीलिए नहीं मान रहे हैं बिकॉज वो खुद आज की डेट में गोल्ड को इकट्ठा कर रहे हैं इस एंटिसिपेशन में। यस, ठीक है, यस। तो जब वो गोल्ड को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये बात यूएस को ऑलरेडी पता है कि लोग जो है वो गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं, और तो ये एक तरह से मतलब वो नहीं हो रहा है कि आगे कुआं पीछे खाई। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं आपको कि अमेरिका के लिए जो चॉइसेस हैं वो आसान नहीं है, बट अमेरिका हर हालत में डॉलर को सस्ता करना चाहता है, चाहे मारा लागू अकाउंट से करे, चाहे वो गोल्ड को गोल्ड रीप्राइस करके। रीप्राइसिंग। ओके, तो क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में बाकी कंट्रीज की हालत बहुत खराब हो जाएगी, जैसे जापान की हुई है, तो चाइना और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो खत्म हो जाएगी, मतलब सभी कंट्रीज की ग्रोथ स्टोरी किल हो जाएगी उस यस। केस में, राइट? तो अब फिर ऑप्शन नंबर 2 में अगर गोल्ड रीप्राइसिंग होती है, तो भी तो एक तरह से आपको नहीं लगता कि दूसरे कंट्रीज की जो ग्रोथ स्टोरी है वो स्टिल अफेक्ट होगी उससे, गोल्ड रीप्राइसिंग होने से? ऑफ कोर्स होगी, इसमें कोई शक नहीं है, ऑफ कोर्स होगी। फिर उनको भी तो गोल्ड एंकर ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके, फिर वो उनकी मजबूरी है। अभी हम उनकी मजबूरी पर नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ अमेरिका के पॉलिटिकल एक्शन पॉसिबिलिटी नंबर 1 2 3 4 पर जाएंगे। तो व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। अब थर्ड ऑप्शन और बड़ी शानदार है। थर्ड ऑप्शन ये है कि अमेरिका या तो बिटकॉइन या गोल्ड को, या तो बिटकॉइन या गोल्ड को, या दोनों को एज ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व यूज करके अपनी करेंसी को गोल्ड या बिटकॉइन के साथ एंकर कर दे। मान लीजिए अमेरिका ट्रेरी के 50 ईयर टर्म बॉन्ड लॉन्च कर दे, 50 ईयर टर्म बॉन्ड लॉन्च कर दे, जिसमें ये वो कहे कि इनकी कन्वर्टिबिलिटी जो है वो गोल्ड के साथ 100% है, पर ये 50 साल का लोन हम आप हमसे ले रहे हैं, कि आप हमारा 10 साल का लोन बॉन्ड या 30 साल का बॉन्ड की बजाय आप हमसे ये 50 साल का बॉन्ड ले लो, जिसके साथ गोल्ड कन्वर्टिबल होगा। एम राइट? पर इसके लिए उनको जो गोल्ड का प्राइस है वो लगभग 30 से 40 हजार या 50 हजार डॉलर तक लेके जाना पड़ेगा, और बिटकॉइन का प्राइस लगभग $1 मिलियन तक लेके जाना पड़ेगा। तो यह है तीसरी चॉइस, जिसके अंदर गोल्ड के या बिटकॉइन के मुकाबले में अमेरिका को पूरा का पूरा सिस्टम ब्रेटन वुड्स 3.0 से जोड़ना पड़ेगा। जो डी पैक उन्होंने 1971 में किया था, वो 2025, 26 या 27 जब भी वो करेंगे, वो रीपैक करना पड़ेगा, बट एट अ मच मच हायर प्राइस। जब उन्होंने गोल्ड को पेग किया था डॉलर के साथ 1945 में, उस टाइम $35 का था। उस टाइम पे गोल्ड की करंट प्राइस क्या थी? तब गोल्ड की करंट प्राइस बताना मुश्किल था, क्योंकि उस समय
गोल्ड का प्राइस जो डिटरमिन होता था वो पाउंड में होता था। नहीं, मेरा सवाल जो इस तरह से है, आप जो कह रहे हो कि गोल्ड चाहे उस ऑप्शन नंबर 2 है चाहे वो ऑप्शन नंबर 3 है, उस केस में गोल्ड का प्राइस इनएविटेबल है और बीटीसी का प्राइस इनएविटेबल है आगे बढ़ने के लिए, ठीक यस। है। लेकिन जब पैकिंग हुई थी 1945 में, उस टाइम पे गोल्ड का अगर उन्होंने करंट मार्केट प्राइस लिया था, और वो गोल्ड जब 1930 में, जब 1929 में जब एक डिप्रेशन आया था, ठीक है, और वहां से गोल्ड का क्या प्राइस था, कितना नीचे आया था, वहां से कितना ऊपर गया था, और उन्होंने किस प्राइस पे कितने प्रीमियम पे लॉक किया था, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। बिकॉज अगर उस टाइम पे उन्होंने करंट मार्केट प्राइस पे किया और ज्यादा उसमें प्रीमियम नहीं था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आज गोल्ड जो आपका $4,000 चल रहा है, ठीक है, अगले 1 साल 2 साल में गोल्ड आपका $5,000 चला जाए, $6,000 चला जाए, तो वो $15,000 पे या $40,000 पे करने की बजाय वो सिंपल $6,000 पे या $5,000 पे उसको रिप्राइस करके खत्म कर दे। नहीं, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बात याद रखिए, गोल्ड की जो भी प्राइसिंग होती है वो आर्बिट्रेरी होती है, नंबर वन। क्यों? क्योंकि गोल्ड अपने आप में एक इमूवेबल एसेट है। इमूवेबल एसेट मतलब कि आपके पास पड़ा है, कोई रिटर्न नहीं देगा। इसलिए गोल्ड की वही वैल्यू होगी जो करंट मार्केट सिनारियो के हिसाब से लोग, क्योंकि गोल्ड फ्लोटिंग नहीं होता, पर जो करेंसीज होती हैं वो फ्लोटिंग होती हैं। तो जो क्रेडिट सर्कुलेशन है वो गोल्ड के बांध के अंदर काम करती हैं, पर बांध का जो पानी होता है वो करेंसी फ्लो होता है। इसलिए अगर मान लीजिए आज $6,000 का प्राइस अमेरिका फिक्स कर देता है, तो उसके प्रोपोर्शनेट जो लिक्विडिटी क्रिएट करेगा वो भी तो लिमिटेड होएगी। पर अगर आज वो प्राइस $40,000 क्रिएट कर फिक्स करता है, तो उसके प्रोपोर्शनेट जो लिक्विडिटी क्रिएट होएगी वो कई गुना ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में फिर वो, अगर लेट्स से चलो मान लिया कि वो 40,000 पे करता है, क्योंकि उसको डेट इशू करना जो है वो बहुत इजी हो जाएगा उस लेवल पे, ठीक है। तो तो गोल्ड रातों रात तो 40,000, वो तो फिर फ्यूचर प्राइस पे 40,000 कर रहा है रीप्राइस, है ना वो। इसीलिए दैट मीन्स की करंट प्राइस आपका स्टिल 5,000 रह सकता है। ओपी, एक बात समझो कि ये आप ध्यान से समझिए, 2 साल में 1800 से $4,000 गोल्ड आ गया। क्यों आया? क्योंकि अमेरिका चाहता है गोल्ड महंगा हो। अब गोल्ड वो कितना महंगा लेके जाना चाहता है, ये एक ओपन क्वेश्चन है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पॉलिटिकल एक्शन जो होता है उसके अंदर बहुत सारे ट्रेड ऑफ्स होते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी नंबर 1, मारा लगो अकॉर्ड आसान नहीं है पॉलिटिकली, नंबर 1। नंबर 2, आप अकाउंटिंग एंट्री फोर्ट नॉक्स में कितना गोल्ड पड़ा है, आप 15,000 पर फिक्स करते हो, 20,000 पर फिक्स करते हो, या किस प्राइस पर फिक्स करते हो, और एक एक अकाउंटिंग एंट्री घुमा के एक सडन वन ऑफ सरप्लस जनरेट कर लेते हो। ये पॉसिबिलिटी नंबर 2, पर उससे बॉन्ड मार्केट क्रैश कर जाएगी। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आप बॉन्ड मार्केट को 10 साल, 2 साल, 5 साल, 30 साल की बजाय 50 साल के लॉन्ग टर्म गोल्ड कन्वर्टिबल बॉन्ड में तब्दील करो। पर उसके लिए आपके पास नंबर 1 गोल्ड ज्यादा चाहिए और गोल्ड हाई प्राइस चाहिए, ताकि आप लायबिलिटीज को मैनेज कर सको। आपको ये देखना है कि लगभग $30 ट्रिलियन की ट्रेजरी लायबिलिटीज हैं। तो $30 ट्रिलियन की ट्रेजरी लायबिलिटीज के हिसाब से उतना प्रोपोर्शनेट गोल्ड आपके पास होना चाहिए। तो वो तो तभी होगा ना कि अगर आप गोल्ड को रीप्राइस करके आप 40,000 या 50,000 या हो सकता है $80,000 ले जाए, नहीं तो आप गेम ही नहीं वो खेल सकते। पर अगर वो गेम खेलेंगे, तो अगर मान लीजिए दुनिया ने वो गेम खेलने से मना कर दिया, वो कहेंगे अगर आप गोल्ड के अंदर आप कर सकते हैं तो फिर हम भी अपनी गोल्ड बैक करेंगे। फिर सऊदी अरेबिया करेगा कि हम ऑयल के साथ बॉन्ड बना देंगे। अगर आप 50 साल का बॉन्ड इशू करेंगे तो 50 साल किसने देखे? तो ये जो पॉसिबिलिटी नंबर 3 है, ये पॉसिबिलिटी करना अमेरिका के लिए पॉसिबल है, बट किसी को
हजम हो जाए ये पॉसिबिलिटी, ये आसान नहीं है। ओके, व्हाट इज द फोर्थ पॉसिबिलिटी देन? हाँ, मैं फोर्थ पर आता हूं, पर उससे पहले मैं अपने क्रिप्टो वाले भाइयों को ये कहूंगा कि भाई मेरे, उपिंदर ये जो सेशन कर रहा है और ये जो सवाल पूछ रहा है एक एक निखार कर, ये सवाल क्रिप्टो की दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रिप्टो के लोगों को मैक्रो समझ में आनी चाहिए। और दूसरी बात, मनी के पीछे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, ये हमेशा याद रखिए। तो चाहे अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, पर उसके लिए पॉलिटिकल एक्शन पॉसिबिलिटी नंबर 1 आसान नहीं है, पॉसिबिलिटी एक्शन नंबर 2 आसान नहीं है, पॉसिबिलिटी नंबर 3 आसान नहीं है, और चौथी पॉसिबिलिटी आती है। अमेरिका को मोटा मोटा पता है कि अगर $500 बिलियन हर महीने छापे तो वो अपनी प्रॉब्लम को फ्यूचर में फेंक सकता है, बिना बॉन्ड मार्केट को परेशान किए। जो तो बात मैंने बोली थी कि सीधा सीधा मनी प्रिंट कर दो, पर आपने तो बोला था कि उस केस में बॉन्ड सुनिए मार्केट क्रैश कर जाएगी। सुनिए सुनिए ना, सवाल ये है कि उसको बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड परचेज करने वाला एक नया स्टेक होल्डर चाहिए, जो ना चाइना होगा ना जापान होगा। तो वो वो नया है स्टेक क्रिप्टो होल्डर यूजर। है, वो नया स्टेक होल्डर है स्टेबल कॉइन इश्यूअर कंपनीज लाइक टीथर एंड सर्कल। अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ऐसी कंपनियों की, टीथर जैसी 10 कंपनियां हो जाए और सर्कल जैसी 20 कंपनियां हो जाए, जो आपके 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 30 साल किसी भी किस्म के बॉन्ड को बिना शिकायत हंस के खरीद लें। ये ध्यान रहे, बिना शिकायत हंस के खरीद लें। तो उस स्टेबल कॉइन को होल्ड करने का अगर आपको 5% यील्ड भी मिल रहा है और ट्रांजैक्शन फीस भी मिल रही है, तो स्टेबल कॉइन इश्यूर कंपनियां तो बड़ी खुशी से डॉलर का गीत गाएंगी। एम आई राइट? हो रहा है, जो कि देखने को मिल रहा है। यस। तो ये है पॉलिटिकल एक्शन पॉसिबिलिटी नंबर 4, कि आप स्टेबल कॉइन इश्यूर कंपनीज को $500 बिलियन फ्रेश लिक्विडिटी हर मंथ एब्जॉर्ब करने का लेजिस्लेटिव अपरेटस बना दो, जो जीनियस एक्ट बन रहा है, और अब जो क्लैरिटी एक्ट बन रहा है, और जो मार्केट स्ट्रक्चर एक्ट बन रहा है, जो पिछले पिछले 8-2 महीनों से अमेरिका कर रहा है। अब इसका क्विकली अगर आप जेनेसिस एक्ट, क्लैरिटी एक्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर एक्ट, तीनों एक्ट के बारे में शॉर्ट में बता दो फटाफट। जीनियस एक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे बैंकिंग लाइसेंस इशू करने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, वैसे ही स्टेबल कॉइन इशू करने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो कोई भी कंपनी जो स्टेबल कॉइन इशू करना चाहती है, वो अंडर जीनियस एक्ट ही कर सकती है। मनी प्रिंटिंग की ताकत सीधा मनी सीधा प्रिंटिंग की ताकत, फेडरल मोटा रिजर्व मोटा। से उठ के प्राइवेट स्टेबल कॉइन कंपनीज के हाथ में दे देना। यस यस। ठीक है। दूसरा है मार्केट स्ट्रक्चर एक्ट। मार्केट स्ट्रक्चर एक्ट के अंदर बेसिकली क्या होगा कि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करेगा? उनका एसईसी करेगा, सीएफटीसी करेगा, या आईआरएस करेगा? ये उसका फैसला करता है। और तीसरा है क्लैरिटी एक्ट। क्लैरिटी एक्ट का मतलब है कि ये ऑल्ट कॉइन यूटिलिटी कॉइन माना जाएगा, ये ऑल्ट कॉइन सिक्योरिटी कॉइन माना जाएगा, ये ऑल्ट कॉइन पेमेंट कॉइन माना जाएगा। वो टेक्सोनॉमी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज की बात करता है। तो दो एक्ट तो पास हो चुके, तीसरा एक्ट भी पास होने वाला है। क्लियर? तो अब चक्कर ये है कि अगर आपको $500 बिलियन हर मंथ का स्टेबल कॉइन इशू करना है, और उसके लिए कंपनियां भी तैयार हैं, तो वो पैसा जाएगा कहां? वो लिक्विडिटी जाएगी किधर? वो जाएगी बिटकॉइन में, ईथर में, ऑल्ट कॉइन्स में, आरडब्ल्यूज में, डिफाई में, पर मंथ। अगर आप ओपी, आप मतलब यू आर इन क्रिप्टो मार्केट फॉर लास्ट आई थिंक नियरली 10 years, एम आई राइट? अगर मैं ये पूछूं तुमसे
कि हर महीने $500 बिलियन के स्टेबल कॉइन क्रिप्टो में आने शुरू हो जाएं अगले 10 साल तक। क्योंकि आप ये देखिए ना कि ये तो एक साल नहीं चलेगा, ये तो लगातार चलेगा। हाँ, क्योंकि बट अमेरिका करता, मैं एग्री कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं हजम नहीं कर पा रहा हूँ इस इसीलिए पॉइंट को। वो हजम उसके पीछे करना कई इसलिए सारे रीजंस हैं। यस, उसका रीजन मैं बताता हूं। उसका रीजन ये है कि अगर वो स्टेबल कॉइन इश्यूर कंपनियों को अमेरिका के अंदर मनी क्रिएशन पावर देते हैं, तो अमेरिका का जो बैंकिंग मोनोपोली है, जो बैंकिंग लॉबी है, वो सडनली परेशान हो जाएगी। वो स्टेबल कॉइन को पूरा डोमिनेंस नहीं देना चाहती। क्योंकि आप जेपी मॉर्गन चेज है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है, मॉर्गन स्टैनले है, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स पर बैठे हुए प्लेयर्स हैं। तो इनकी जो मोनोपोली है वो शिफ्ट होके टीथर और सर्कल जैसी कंपनियों के पास चली जाएगी। तो ये भी एक तरह का रिजीम शिफ्ट है अमेरिका के अंदर। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ये स्टेबल कॉइन प्रिंटिंग की जो लाइसेंसेस है वो इन बैंक्स को भी देना शुरू कर दे, तो उस यस, केस में यस, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। इन अ वे यस, बैंक यूएस जो है वो अपने नए बैंक्स क्रिएट कर रहा है स्टेबल कॉइन इश्यूअर्स की फॉर्म में। यस, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। अब इसका चक्कर ये है कि बैंकों को समझाना और बैंकों को मनवाना अमेरिका के लिए बहुत आसान है चाइना और इंडिया को मनवाने के मुकाबले में। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि घूम फिर के अगर आपको $500 बिलियन छापने हैं और लिक्विडिटी पुश करनी है, चाहे वो जेपी मॉर्गन चेस करे, चाहे सर्कल करे, या टीथर करे, या मॉर्गन स्टैनले करे, ये बात का सवाल है। तो ये पैसा अब जाएगा एक नए ब्लॉकचेन बेस्ड इंटरनेट कैपिटल मार्केट रिजीम में, जो सारा का सारा कोई पॉलीगॉन पर घूमेगा, कोई इथीरियम पर घूमेगा, कोई बेस पर घूमेगा, कोई स्टार्कनेट पर घूमेगा, पर ये सारा का सारा ब्लॉकचेन बेस्ड इंटरनेट कैपिटल मार्केट्स का एक नया बहुत बड़ा रजीम पैदा हो जाएगा। विच बेसिकली मीन्स कि जो आज 3 और $3.5 ट्रिलियन का इस समय क्रिप्टो मार्केट कैप है, ये अगले 10 साल में 40 से 50 ट्रिलियन का क्रिप्टो मार्केट कैप बन जाएगा। अब आप यहां से क्रिप्टो के लोगों के लिए डायरेक्शन का फैसला करिए कि ये इतना बड़ा लिक्विडिटी पुश अगर क्रिप्टो में आता है, तो क्रिप्टो में बिटकॉइन, ईथर, सोलाना और बाकी ऑल्ट कॉइन्स का स्टेटस क्या बनेगा, और दुनिया के अंदर बाकी देश क्रिप्टो को अब पॉजिटिवली रेगुलेट करेंगे कि नेगेटिवली रेगुलेट करेंगे। आप देखिए, इंडिया ने क्रिप्टो को आज तक पनिश किया है, और आज पहली बार हुआ है कि इंडिया ने स्टेबल कॉइन इश्यूएंस मॉडल को, जो अमेरिका की कॉपी मानना है, उस मॉडल को लेकर एक फर्स्ट स्टेप, जो स्टेबल कॉइन आईएनआर स्टेबल कॉइन विद होलसेल सीबीडीसी मॉडल, उसको एक्सेप्ट किया है, जिसकी अभी कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बट मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया वही करेगा कुछ महीनों बाद जो अमेरिका आज करेगा। तो ये अगर आप अब थोड़ी देर के लिए आप ये चारों एक्शन, उसको मैं समराइज कर रहा हूं। पॉलिटिकल एक्शन नंबर 1, मारा लागू अकॉर्ड। पॉलिटिकल एक्शन पॉसिबिलिटी नंबर 2, वन टाइम रीप्राइसिंग ऑफ फोर्ट नॉक्स गोल्ड एट $15,000 to $20,000। तीसरा है 50 साल के कन्वर्टिबल बॉन्ड इन गोल्ड, जिसमें गोल्ड की पॉसिबिलिटी हो सकता है 40,000 या 70,000 $80,000 तक पहुंचे। और चौथा है स्टेबल कॉइन। अगर पॉलिटिकल एक्शन के अंदर ये 4 पॉसिबिलिटीज देखी जाएं, तो अमेरिका के लिए लीस्ट डिफिकल्ट जो है वो है चौथी पॉसिबिलिटी। एम आई राइट? ये चौथी पॉसिबिलिटी के अंदर उनके पास अब बॉन्ड परचेज करने वाले लोग जो हैं वो बाहर नहीं बैठे, वो देश के अंदर ही बैठे हैं।
हाँ, तो उस केस में मतलब मुझे जो अभी देखो जियोपॉलिटिक्स और ये सब दिख रहा है, वो दिख रहा है कि वो ऑप्शन नंबर 4 को ही सीधा एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो इन पैरेलल मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ऑप्शन नंबर 1 एब्सोल्यूट वे में ना एग्जीक्यूट हुई, तो अगर थोड़ी सी भी एग्जीक्यूट हो गई और साथ में स्टेबल हाँ, कॉइन, तो इस तरह से वो अपनी डोमिनेंस जो है उसको बरकरार रखेंगे, राइट? क्योंकि स्टेबल कॉइन एक ब्लडलेस वॉर है। दूसरी बात, स्टेबल कॉइन के अंदर आप बड़े आराम से डॉलर को ग्लोबल रिजर्व एसेट ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। तो हाइपर डॉलराइज आपका पूरा सिस्टम ऑलरेडी है ही। तो 99% दुनिया का जो क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो वाया स्टेबल कॉइन ही घूम रहा है। तो आपके अकॉर्डिंगली ब्रेटन वुड्स 3.0 क्या है? अब बताओ, आई थिंक ब्रेटन हाँ, वुड्स अब 3.0 क्या है? अब अब क्योंकि आपके पास चारों पॉसिबिलिटीज आ गई, यस। चारों पॉसिबिलिटीज आने के बाद अब अमेरिका इन चारों में से कौन सी पूरी करता है, कौन सी आधी करता है, क्या करता है, अभी ये सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है। बट अमेरिका इन चारों फ्रंट्स पर कुछ ना कुछ करेगा, आज नहीं तो कल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पॉसिबिलिटी का परसेंटेज फिगर करूं, तो मैं आपको पहली पॉसिबिलिटी मारा लागो अकॉर्ड को 10 पॉइंट दूंगा, 10% पॉसिबिलिटी दूंगा। पॉसिबिलिटी नंबर 2 को भी मैं 10% दूंगा, और पॉसिबिलिटी नंबर 3 को भी मैं 10% दूंगा। बट 70% जो मार्क्स दूंगा प्रोबेबिलिटी, वो नंबर 4 को दूंगा, यानी कि स्टेबल कॉइन को। तो अमेरिका ये जो चौसर खेल रहा है दुनिया के साथ, इसके अंदर 70% पॉसिबिलिटी स्टेबल कॉइन गेम खेलने की है। बट सवाल ये है कि अमेरिका जब ये गेम खेलेगा तो दुनिया क्या हाथ पर हाथ रख के बैठी रहेगी? दुनिया पॉलिटिकल एक्शन नहीं लेगी क्या? तो दुनिया जो पॉलिटिकल एक्शन लेगी, दुनिया कहेगी ये तो घूम फिर के पहले यूरो डॉलर मार्केट के जरिए अमेरिका राज करता था, अब स्टेबल कॉइन मार्केट के जरिए राज किया। तो दूसरी बात, स्टेबल कॉइन मार्केट के जरिए जब आप राज करेंगे तो दुनिया के अंदर जब आप क्रिप्टो का बुलवेव लेके आएंगे, तो दुनिया का कोई देश क्रिप्टो के बुलवेव को तो रोक ही नहीं सकता। तो एक तो ब्लडलेस रेवोल्यूशन है ये तो। जो जब दुनिया क्रिप्टो के बुल वेव के अंदर आएगी, तो दुनिया को फैसला करना है, या तो क्रिप्टो को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, बीच में तो कुछ नहीं है। तो जिसमें इंडिया, जो मेरी समझ बन रही है कि इंडिया उस बुल वेव को एक्सेप्ट करने की तरफ पहला कदम बढ़ा चुका है, ट्रू स्टेबल कॉइन मॉडल। और 90% कंट्रीज के पास क्रिप्टो के प्रति पॉजिटिव हुए बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है, 90% कंट्रीज के पास। और मैं ये नहीं कह रहा कि खुशी से करेंगे, वो हंस के करें या रो के करें, उनको करना ही पड़ेगा। बट अब फाइनल बात आती है बड़े कंट्रीज, जैसे चाइना, जैसे रशिया, जैसे सऊदी अरब। वो कहेंगे कि हम अमेरिका के बनाए हुए इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि घूम फिर के तो आपने कान ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे पकड़ ले, घूम फिर के तो डॉलर की दुनिया ही है। तो वो क्या करेंगे, दुनिया के अंदर एक नया रिजीम अनाउंस करेंगे, जिसको लीड करेगा चाइना, जिसको कहते हैं ब्रेटन वुड्स 3.0। इसको 1 मिनट के लिए यहीं पे रोकेंगे। इससे पहले मतलब आप ब्रेटन वुड्स 3.0 के बारे में बताओ। मेरे मन में कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो आ रहे हैं कि अब देखो, ये तो ऑब्वियस गेम है कि स्टेबल कॉइन जो है इशू होगा, दबा के होगा। $500 बिलियन अगर आपके अकॉर्डिंगली हर महीने इशू होगा, लेकिन उसका कंज्यूमर कौन होगा? चलो, इशूअर तो समझ में आता है कि इशू कर रहा है कोई, ग्राहक होगा तभी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, राइट? उतनी सब स्केल होगी मैन्युफैक्चर उस लेवल पे। तो इसका कंज्यूमर अगर कंट्रीज नहीं होने वाले, तो कौन बचते हैं? रिटेल बचता है, लोग बचते हैं, राइट? तो जब लोग बचते हैं स्टेबल कॉइन को यूज करने के लिए, तो जब
दूसरे कंट्रीज लेट्स से चाइना है, इंडिया है, वो अपने स्टेबल कॉइन वॉर्स में आएंगे, वो अपनी सीबीडीसीज लेके आ रहे हैं। इन अ वे सीबीडीसीज घूम फिर के स्टेबल कॉइन ही है, ठीक है। तो वो जब अपने उसमें आ रहे हैं, तो कल को वो ये भी कर सकते हैं कि वो इसको बैन कर दे, यूएस के स्टेबल कॉइन को। लेकिन मुझे लगता है कि वो डायरेक्टली नहीं भी कर सकते, बिकॉज उनको यूएस के साथ बना के भी रखनी है, सीधा नहीं कर सकते। वो कंपटीशन में जरूर आ सकते हैं, लेकिन वो बैनिंग वाली गेम में नहीं जाएंगे, है ना। हेल्दी कंपटीशन में जाने की कोशिश करेंगे वो। लेकिन आपको लगता है कि क्या रिटेल, दुनिया भर का सारा रिटेल, क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे मेजॉरिटी यूरो डॉलर की जो डिमांड है वो रिटेल के हाथ में नहीं है। मेजॉरिटी यूरो डॉलर की जो डिमांड है वो इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है, जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो रही है, ठीक है, जो चाहे कंपनीज आपस में एक दूसरे को पे कर रही हैं, वो सारा कुछ हो रहा है। तो स्टेबल कॉइन की इतनी डिमांड क्या इतनी बढ़ेगी? और अगर आपके ये जो सीबीडीसी रेल्स या दूसरे दूसरे कंट्रीज अपने स्टेबल कॉइन की रेल्स बनाएंगे, वो उसमें फी बिल्कुल वो भी जीरो फी कर देंगे, वो भी कुछ इस टाइप के इंसेंटिव मॉडल्स लेके आएंगे, जिसमें जो कंपनीज है, इंस्टीट्यूशंस है, वो डायरेक्टली आपस में उन लोकल स्टेबल कॉइन्स में डील कर लेंगे। तो किस तरह से स्टेबल कॉइन की इतनी डिमांड कंज्यूम होगी, जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि इस तरह से यूएस अपने आप को बचाएगा? देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि क्रिप्टो के अंदर जो स्टेबल कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है मंथ का, पर मंथ का ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो ऑलरेडी 3 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका हुआ है। नंबर 1, ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, और ये ट्रिलियंस का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये कम नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो 100% स्टेबल कॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम को कंट्रोल करे। वो हमेशा चाहेगा कि मैं 80% कंट्रोल करूं और 20% इंडिया करे, साउथ कोरिया करे, जापान करे, बाकी कंट्रीज करे, जैसा वो दुनिया के अंदर यूरो डॉलर मार्केट में करता है। दूसरी बात, आप कभी भी स्टेबल कॉइन को ध्यान से समझिए। मान लीजिए मेरे पास बैट टोकन पड़ा हुआ है और आपके पास आवे टोकन पड़ा हुआ है, पर मार्केट में बैट और आवे का पेयर नहीं होगा। मार्केट में बैट और यूएसडीटी का पेयर होगा और आवे और यूएसडीटी का पेयर होगा। तो अगर बैट बढ़ रहा है या आवे बढ़ रहा है, तो मुझे अगर बैट से आवे में जाना है या आपको आवे से बैट में आना है, तो आपको ब्रिज तो यूएसडीटी का ही चाहिए, ठीक है। तो अगर क्रिप्टो का बुल वेव आएगा तो उतना ही उस ब्रिज का इस्तेमाल ज्यादा होगा। तो अगर आज मान लीजिए आवे का प्राइस मान लीजिए $250 है और आवे का प्राइस अगले 1 साल में बढ़ के $2500 होता है, तो उसके अंदर जो 10x वैल्यू इंजेक्शन होगा, वो वैल्यू इंजेक्शन को हैंडल करने के लिए उतना ही स्टेबल कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम घूमेगा। अब ऐसे आप कई हजार ट्रेडिंग पेयर्स के साथ ये जब गेम घूमनी शुरू होएगी, तो रिटेल का वॉल्यूम जो होगा डेली का, वो बहुत बड़े लेवल पर शूट करेगा। नंबर 1, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रिटेल इतना बड़ा होगा कि ये यूरो डॉलर के इंस्टीट्यूशनल प्ले के बराबर हो जाएगा। मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि इसीलिए अमेरिका साथ ही साथ ये लेजिस्लेटिव बिल्स और कानून बना रहा है ताकि दुनिया इसको कॉपी कर सके। अगर मैं आपको रिसेंट इंडिया की कुछ चीजें समझाऊं, इंडिया में ब्लैक रॉक ने जियो फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक। तो जियो फाइनेंस के साथ जो पार्टनरशिप है, इसका मतलब क्या है कि जो अंबानीज हैं, वो रिलायंस जो है, वो बहुत बड़े लेवल पर फाइनेंशियल सेक्टर में आना चाहता है। पर फाइनेंशियल सेक्टर में तो ऑलरेडी बड़े बड़े मसीहा बैठे हुए हैं। एचडीएफसी बैठा है, आईसीआईसी बैठा है, कोटक महिंद्रा बैठा है, और बड़े गवर्नमेंट के प्लेयर्स बैठे हुए हैं। पर जिस हाँ पर जिस मार्केट में पूरी वर्जिन टेरिटरी खाली पड़ी हुई है, वो है आईएनआर स्टेबल कॉइन। तो कल को अगर ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करके अंबानी आईएनआर स्टेबल कॉइन लॉन्च कर देते हैं, मान लीजिए कल को कॉइन डीसीएक्स या अंक फाइनेंस अंबानी एक्वायर कर लेते हैं, तो उनके लिए तो इस गेम को बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक लेके जाना तो बहुत आसान काम है। अगर वो ये कहें कि इंडिया के अंदर यूएसडीटी और यूएसडीसी ऑपरेट कर सकते हैं, बशर्ते वो सबसे पहले आईएनआर स्टेबल कॉइन के साथ पेयरिंग करें।
गॉट इट? तो इसका मतलब ये है कि अब दुनिया के अंदर आईएनआर स्टेबल कॉइन, साउथ कोरियन स्टेबल कॉइन, यूएस स्टेबल कॉइन, अर्जेंटीना पेसो स्टेबल कॉइन्स के अंदर जब कंपटीशन होगा, तो आपको पता है कि मेजॉरिटी मार्केट का कंट्रोल अल्टीमेटली डॉलर स्टेबल कॉइन के पास ही आएगा। उनका हिस्सा होगा पर वो छोटा छोटा हिस्सा होगा। ओके, ठीक है, समझ गया मैं। तो अब आप ये कहना चाह रहे हो, लेकिन अगर आप ये देखोगे, चाहे $3 ट्रिलियन का वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, लेकिन अगर आप अभी तक स्टेबल कॉइन इशुएंस देखो, मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप अभी भी तो वो ज्यादा सिर्फ नहीं 300, है। अब वो 300 हाँ बिलियन डॉलर। हाँ, जब आप ये बोल रहे हो कि $500 बिलियन पर मंथ, वो इशू करने की बात कर रहे हो आप। इशू हाँ, करने का मतलब यह है कि जब $500 बिलियन इशू होगा, तो उस केस में जो वॉल्यूम है वो हर वो कई मंथ गुना। कम, वो कम से कम नहीं तो वो आपका 10 टाइम्स जो है वो शूट करेगा, और वो कंपाउंड वो एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, राइट? यस, यस। इसको रुक जाओ। आपकी जानकारी के लिए, सबकी जानकारी को बताऊं कि दुनिया में जो फॉरेक्स मार्केट है, जिसको ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट कहते हैं, उसका डेली का, महीने का नहीं कह रहा हूं, डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर है, डेली का। तो अगर आप उसी ट्रेडिंग वॉल्यूम को क्रिप्टो में देखना चाहते हैं, तो वो बिना स्टेबल कॉइन के तो नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं, अमेरिका जो खेल खेल रहा है, वो बैंकिंग प्लेयर्स के फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग को स्टेबल कॉइन के 100% नैरो बैंकिंग मॉडल में लेके आ रहा है। इसलिए ये पूरा का पूरा गेम जो है, अल्टीमेटली अमेरिका के ग्लोबल रिजर्व एसेट को फ्रॉम यूरो डॉलर मार्केट स्टेबल कॉइन मार्केट में शिफ्ट करने का पूरा खेल खेला जा रहा है। और ये खेल अमेरिका को अपनी जान बचाने के लिए बेस्ट तरीका है। लेकिन इसमें मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा कि चलो मान लिया कि स्टेबल कॉइन्स आ रहे हैं, अब मैं ये भी तो मान सकता हूँ कि जिस हिसाब से आरडब्ल्यूएस आ रहे हैं, आरडब्ल्यूएस में सबसे सक्सेसफुल यूज केस जो देखने को मिल रहा है वो यूएस की स्टॉक मार्केट है, आपकी कमोडिटीज मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट्स हैं, वो ट्रेडेबल बन रही है। तो इवेंचुअली समझ लो कि अगर 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर का जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है फॉरेक्स मार्केट का, अकेली फॉरेक्स मार्केट का, तो वो कल को सारी सिंपल स्टेबल कॉइन सेटलमेंट्स के साथ शुरू हो जाती है। जितने भी आपके एग्जिस्टिंग फॉरेक्स मार्केट के प्लेयर्स हैं, उनको करना कुछ नहीं है, उनको अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है और स्टेबल कॉइन्स को साथ में वो करना है। आई डोंट सी दिस लॉजिक टू बी लाइक, मतलब ये चीज समझ में आ रही है, पर मुझे इसका रिजल्ट में मुझे ये चीज हजम नहीं हो पा रही है। आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट कि उसका जो रिजल्ट है वो हमारे क्रिप्टो के ऑल्ट कॉइन्स के एसेट प्राइसेस इन्फ्लेशन के तौर में आएगा। चलो, मतलब दिस इज माय मैं उसका क्वेश्चन। मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट जो डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर काम कर रही है, और वो एक डिफरेंट किस्म की इंस्टीट्यूशनल फॉरेक्स मार्केट है, जब वो मार्केट को ट्रिपल एंट्री लेजर सिस्टम में आना है, तो उसको उसके लिए नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़ेंगे, नंबर 1। उसके लिए नए मार्केट मेकिंग पूल्स बनाने पड़ेंगे, नए किस्म के एक्सचेंजेस के लिस्टिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आज आप क्रिप्टो मार्केट को ध्यान से देखो, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर लगभग लगभग 600 से 800 एक्सचेंजेस हैं, जो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज दोनों स्तर पर हैं। अगर आज एक कॉइन को 100 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होना है, तो उसके अंदर एक प्रोसेस है, उसके अंदर लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर लिस्टिंग प्रोसेस है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारा कुछ होना कोई एक दिन का काम या एक साल का काम नहीं है। ये प्रोसेस अमेरिका जब शुरू करेगा, तो इस प्रोसेस को शुरू होने और कंप्लीट होने में कई साल लगेंगे। उसके बीच उस इतनी मैसिव लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन और ईथर की रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि
हर ऑल्ट कॉइन इसका फायदा उठाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्रिप्टो का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन से बढ़ के 40-50 ट्रिलियन डॉलर अगले 10 साल में होगा ही होगा। बट इस मार्केट में कौन अपने यूजर बेस, अपनी कम्युनिटी बेस को बढ़ा पाता है, वो इसका बेनिफिट लेगा। आप ये मत सोचिए कि वो ऑल्ट कॉइन जिसके पास सिर्फ 4000 टोकन होल्डर्स हैं और जिसकी डेली ट्रांजैक्शंस कुछ दर्जन में होती हैं, वो इसका बेनिफिट उठा पाएगा। इसका बेनिफिट उठाने के लिए आपको पॉलीगॉन, सोलाना जैसे रेंज में जाना पड़ेगा, जहां पर आप अपने यूजर्स को, अपने नेटवर्क इफेक्ट को पकड़ के बैठे हो। आपका प्राइस आज क्या है ये मैटर नहीं करता है, आपकी कम्युनिटी, आपका ब्लॉकचेन का डेटा क्या बोलता है ये मैटर करता है। इसलिए क्रिप्टो के अंदर वो कॉइन्स जिनका कम्युनिटी बेस, जिनका ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन डेटा सही फिगर्स बोल रहा है, वो इस पूरे के पूरे क्रिप्टो बुल वेव का फायदा उठाएंगे, जिसमें मुझे लगता है कि सोलाना भी आएगा, पॉलीगॉन भी आएगा और भी बहुत सारे लेयर 2 प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। तो अब ब्रेटन वुड्स 3.0 समझते हैं एग्जैक्टली क्या है। हाँ, तो इस पे फिर कई सारे क्वेश्चंस है उसके बाद मेरे, यस, जो मैं उसके यस, बाद पूछना हाँ, प्रेफर करूंगा। यस। अब देखिए, जब अमेरिका ये सब कुछ करेगा, एक्शन नंबर 1, 2, 3, 4, जिसको मैंने 10 और 70% पॉसिबिलिटीज में डिवाइड कर दिया है, इन सब ये सारे एक्शंस में अमेरिका का ही फायदा है, दुनिया का तो कोई फायदा नहीं है। तो चाइना कहेगा, रशिया कहेगा, सऊदी अरब कहेगा, इवन इंडिया भी कहेगा यार हमारा किस चीज में फायदा है, ये तो अमेरिका ही अपना गेम खेल रहा है। तो चलिए, शॉर्ट टर्म में तो हम अमेरिका के सामने घुटने टेक देंगे, पर लॉन्ग टर्म में अगर अमेरिका यही खेल खेलता रहेगा तो हम तो कभी अपने आप को खड़ा ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए उनको एक नया मॉनेटरी रिजीम चाहिए, जिस रिजीम के अंदर अमेरिका अपनी मनमानी ना कर सके। तो उस रिजीम को लीड करेगा चाइना, सपोर्ट करेगा सऊदी अरब और रशिया, और उस रिजीम को मैं कह रहा हूं ब्रेटन वुड्स 3.0, जो मैनेज होगा 2 या 3 चीजों से। वो मैनेज होगा डुअल मेटेलिक स्टैंडर्ड या डुअल कमोडिटी स्टैंडर्ड। एक तरफ होगा गोल्ड और दूसरी तरफ होगा ऑयल। अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर सऊदी अरब, रशिया और चाइना मिलके एक स्टैंडर्ड बना लें कि 25 बैरल ऑयल या 30 बैरल ऑयल 1 आउंस ऑफ गोल्ड के बराबर होगा। गॉट इट? इधर से आपने ऑयल वारंट इशू कर दिया, इधर से आपने गोल्ड वारंट इशू कर दिया। तो दुनिया के अंदर जिसके पास ट्रेडिंग और ऑयल, इन 2 चीजों का मैक्सिमम कंट्रोल है, वो इस गेम के अंदर ऑटोमेटिकली खड़ा हो सकता है। जैसे आज सऊदी अरब ने 500 बिलियन डॉलर का एनुअल एक्सपोर्ट किया चाइना और रशिया को, चाइना को लेट्स अज्यूम, हाँ, या दुनिया को। वो जब एक्सपोर्ट किया तो उसके बदले में या तो वो ऑयल गोल्ड वारंट लेगा या ऑयल वारंट लेगा, तो वो गोल्ड वारंट लेगा। अब वो गोल्ड वारंट लेके जाता है ब्राजील में, जाता है इंडिया में, जाता है किसी और देश में, गोल्ड वारंट के अगेंस्ट, तो उसको दुनिया में कहीं से भी वो कुछ भी इंपोर्ट कर सकता है। गॉट इट? इधर अब मान लीजिए चाइना एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरब में। अब सऊदी अरब जब एक्सपोर्ट करता है तो सऊदी अरब उसको 100 बिलियन डॉलर के ऑयल वारंट इशू कर देता है। अब ऑयल वारंट जब इशू करता है, वो ऑयल वारंट चाइना लेता है और जाके वो ब्राजील में 20 बिलियन डॉलर के ऑयल वारंट दे देता है। और वो 20 बिलियन के ऑयल वारंट लेके ब्राजील आता है सऊदी अरब के पास कि हमें 20 बिलियन डॉलर के का ऑयल चाहिए। तो ये है ब्रेटन वुड्स 3.0, जो सिर्फ गोल्ड से बैक नहीं होएगा, वो गोल्ड प्लस ऑयल, और उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत
यूरेनियम भी आए क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का समय आ रहा है, या हो सकता है थोड़ा बहुत उसके अंदर सिल्वर भी आए। बट ये ब्रेटन वुड्स 3.0 नॉन यूएस वर्ल्ड कि दुनिया को अमेरिका की हाइपर डॉलराइजेशन से बचाने के लिए चाइना, रशिया, सऊदी अरब और ब्रॉडली ब्रिक्स प्लस करेंसी उस ब्रेटन वुड्स 3.0 मॉडल को लेके आएंगी, क्योंकि इस मॉडल में वॉलेटिलिटी बहुत कम होएगी, जबकि अमेरिका के बनाए मॉडल में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होएगी। अमेरिका जो मॉडल बनाएगा उसमें वॉलेटिलिटी होएगी, ब्रिक्स जो मॉडल बनाएगा उसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होगी। और पर ये दुनिया को फैसला करना है कि वो अमेरिका के साथ चलेंगे कि ब्रेटन वुड्स 3.0 मॉडल के साथ बने। तो ये अमेरिका को भी पॉलिटिकल एक्शन करना पड़ेगा और दुनिया को भी पॉलिटिकल एक्शन करना पड़ेगा अगर मनी के अंदर सस्टेनेबिलिटी और वॉलेटिलिटी का एक बैलेंस बिठाना है। बट ये पूरा मामला इस समय एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है कि दुनिया में अमेरिका को भी फैसला करना पड़ेगा और दुनिया के बाकी देशों को भी फैसला करना पड़ेगा। अब इस फैसले से दुनिया का कोई देश भाग नहीं सकता। तो इसमें तो देखो जो लाइक ऐसे समझो, एक डॉलर मिल्कशेक थ्योरी है, ब्रेंट जॉनसन, राइट? यस, ब्रेंट जॉनसन। ब्रेंट जॉनसन ने बहुत अच्छी थ्योरी दी है डॉलर मिल्कशेक थ्योरी के फॉर्म में, एंड उसका ये कहना है कि जो डॉलर है अल्टीमेटली जैसे जैसे ये आपका टाइम बढ़ रहा है उसमें डॉलर आपका उल्टा स्ट्रांग होता चला जा रहा है। यस। एंड अगर आप DXY देखोगे, वो भी लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो कि DXY स्ट्रांग है। हम नॉर्मली बोलते हैं कि डॉलर डी वैल्यू हो रहा है बड़े सालों से, लेकिन अगर हम डॉलर को कंपेयर करेंगे दुनिया भर की फियाट करेंसीज के अगेंस्ट, डॉलर स्ट्रांग होता चला जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, और अभी भी वो आगे जाके और स्ट्रांग होगा। एंड व्हाट ही सेइंग इज कि क्योंकि आज की डेट में यूरो डॉलर मार्केट वो इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, और उसमें जितने भी कंट्रीज हैं उनके बजट, उनके जो डेफिसिट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं डॉलर के ऊपर कि वो उसको कभी पेबैक नहीं कर सकते। तो उसको यस। उसके चक्कर में लाइक कंट्रीज को अपने हमेशा फियाट करेंसीज को प्रिंट करते रहना पड़ेगा, लेकिन उनको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो डॉलर में पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से डॉलर और स्ट्रांग होता चला जाएगा और वो इवेंचुअली सभी फियाट करेंसीज की वैल्यू को एक मिल्क शेक स्ट्रॉ की तरह वो सक करता चला जाएगा, और करता चला जा रहा है लगातार। तो आप जो चीज बोल रहे हो, आपको नहीं लग रहा है कि डॉलर मिल्कशेक थ्योरी यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांगली प्ले हो रही है और होती रहेगी, इवन इफ ब्रेटन वुड्स 3.0 आ जाए यहाँ पे? बिकॉज वो ब्रेटन वुड्स 3.0 आने से उनके कंट्रीज के रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं हो रहे हैं। यस, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी एक पॉलिटिकल एक्शन होता है उसको स्टेबलाइज होने में समय लगता है और उसकी स्टेबलाइजेशन के बाद उसको टूटने में भी समय लगता है। जैसे 1920 में पहली कोशिश की गई थी लीग ऑफ नेशंस में डॉलर को ग्लोबल रिजर्व एसेट बनाने की, तब $20 का एक आउंस गोल्ड फिक्स किया गया था, बट तब ये कामयाब नहीं हुआ था। ये जाके कामयाब हुआ था 1945 में, 25 साल बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इसलिए जो पॉलिटिकल एक्शन होता है वो एकदम से स्टेबल और सफल नहीं होता है, उसको होने में सालों और कई बार दशकों लग जाते हैं। तो पहली बात जो 1920 में कोशिश की गई थी वो 1945 में सफल हुई और जाके 1971 में वो चेंज हो गई, डीपेग हो गया। अब 2025 आज है, अगर ब्रेटन वुड्स 3.0 की शुरुआत होगी तो वो जरूरी नहीं है कि आज ही सफल हो जाएगी, क्योंकि अगर अमेरिका भी कर्जा लेता रहेगा और बाकी देश भी कर्जा लेते रहेंगे तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि मनी की परचेजिंग पावर इतनी डाउन चली जाएगी कि दुनिया सोचेगी कि भाई ये पेपर करेंसीज के अंदर जाना है कि कमोडिटी बैक्ड गोल्ड बैक्ड करेंसी सिस्टम में जाना है।
मैं ये कह रहा हूं कि अगले 20 साल 2025 से लेकर 2045 तक के हाई करेंसी वॉलेटिलिटी के साल हैं। ये 20 साल के अंदर वही होगा जो आज से 100 साल पहले हुआ था। 1929 से लेकर 1945 का जो बीच का फेज है, उसी तरह से 2025 से लेकर 2045 या 2050 तक हाई करेंसी वॉलेटिलिटी का समय रहेगा। और इसमें जो नेट बेनिफिशियरी रहेगा वो ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम रहेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम के ऊपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत आसान है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि जो ब्रेटन वुड्स 3.0 के अंदर गोल्ड वारंट इशू होंगे या ऑयल वारंट इशू होंगे, वो भी ब्लॉकचेन पर ही चलेंगे, पर उनका मॉडल अलग होगा। उनका मॉडल होगा एनएफटी मॉडल या बेसिकली इंस्टीट्यूशनल मॉडल। और इधर जो अमेरिका गेम खेलेगा वो भी ब्लॉकचेन पर ही चलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम सेकंड डबल एंट्री सिस्टम से ट्रिपल एंट्री सिस्टम में आएंगे, चाहे स्टेबल कॉइन के जरिए आए, चाहे हम ब्रेटन वुड्स 3.0 के जरिए आए। पर ये अगले 20 साल हाई करेंसी वॉलेटिलिटी के साल रहेंगे। कभी जनता को लगेगा कि गोल्ड या बिटकॉइन में घुस जाओ, कभी जनता को लगेगा कि स्टेबल कॉइन और बाकी ऑल्ट कॉइन में घुस जाओ। ये 20 साल के अंदर किसी भी चीज की परफेक्ट डेफिनेशन आसानी से नहीं बनेगी, बट इसका फायदा ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम्स को 100% होगा। हाँ, वो फायदा होगा, लेकिन अभी के लिए सिचुएशन ये है कि अगर हम पिछले जो लोग टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं अक्सर अपने जो एनालिसिस है वो टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे देता हूँ, तो मतलब कि अगर मैं आज आपके सामने अगर लेट्स से चार्ट खोल के भी दिखाऊं 2 मिनट के लिए, तो लेट मी क्विकली शो यू दैट रेदर उससे थोड़ा ये हमारा जो डिस्कशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये वैसे अभी आपको चार्ट दिख रहा है वैसे अभी? हाँ हाँ, मुझे नजर आ रहा है, मैं बात समझ गया, मैं ये बात ये समझ गया। चार्ट है SPX डिवाइड बाय M2 मनी सप्लाई। ये भी अपना जो है यहाँ पे भूपिंदर, ओके, लेट मी भूपिंदर, कंप्लीट द क्वेश्चन। लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। एंड इसी तरह से अगर मतलब मैं अगर आपके सामने चार्ट्स खोलूंगा, M2 मनी सप्लाई का, सिर्फ M2 मनी सप्लाई का चार्ट खोलूंगा, वो ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी मनी प्रिंटिंग जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है वो बहुत ज्यादा हुई है। 2008 से लेके 2020 तक, और 2020 में तो इनफैक्ट वो एक्सपोनेंशियल स्केल पे ऊपर जा रही है, राइट? तो अब कहीं ना कहीं वो स्लो डाउन होने के फेज में है। स्लो डाउन होने का मतलब ये है कि वो अभी इनफाइनाइट मनी प्रिंटिंग की बजाय रेदर बहुत ही कॉशियस वे में मनी प्रिंटिंग अपनी स्लो डाउन कर चुके हैं। तो उस केस में, और उधर से अगर आप बीटीसी का चार्ट देखोगे, बीटीसी का चार्ट भी पिछले 15 साल में बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है। एंड वो चीख चीख के डिमांड कर रहा है कि उसमें एक बार करेक्शन आनी चाहिए, अच्छी वाली करेक्शन आनी चाहिए, ताकि जो सारा कुछ जो रीसेट हो जाए। जब तक रीसेट नहीं होगा तब तक नई मार्केट्स, तो जो आप सिनेरियो बोल रहे हो वो सिनेरियो आइडली तब होना चाहिए जब ये सारा कुछ रीसेट हो। जब तक रीसेट नहीं होता, रीसेट होने के बिना ये कैसे ऊपर जा सकता है, वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही। दैट इज वेयर आई एम स्टक। यस, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चारों के चारों पॉलिटिकल एक्शंस आसान नहीं है। और जो इस समय मार्केट में करेक्शन हो रहा है वो वही बात हो रही है जो तुम बात कह रहे हो। एम राइट? बट पर उसके अकॉर्डिंगली तो करेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई ना। अभी S&P 500 तो अभी भी टॉप पे खड़ा है, उतने में बीटीसी की इतनी बुरी हालत हो गई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप अमेरिका की इकोनॉमी की एक्चुअल बैलेंस शीट देखें, तो वो बैलेंस शीट का जो साइज है वो लगभग 210 ट्रिलियन डॉलर का है, जिसके अंदर अमेरिका के पेंशन फंड्स जो हैं, अमेरिका के पास जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके जो फंड्स हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, और उससे जो रिटर्न आता है उससे मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी और वो सारे के सारे खर्चे बिल्ड होते हैं। और अगर एसेट्स और लायबिलिटीज का मिसमैच देखा जाए तो आज अमेरिका लगभग 35 से 40
ट्रिलियन डॉलर के मिसमैच में ऑलरेडी बैठा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो पिछले 15 साल से आप जो स्टॉक मार्केट का बुल वेव देख रहे हैं, ये बेसिकली डिबेसमेंट ट्रेड है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आज अगर ये स्टॉक मार्केट ओवरबॉट है, तो ये ओवरबॉट इसलिए है कि अमेरिका ने अपनी तरफ से M2 को कंट्रोल करने की पिछले 2-3 सालों में कोशिश की है। बट अमेरिका जो पिछले 15 साल से गेम खेल रहा है, इस गेम को इसको अगले 20 और साल खेलने के अलावा अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ये देखता हूं कि एनवीडिया कंपनी की जो मार्केट कैप है, मेरे देश के जीडीपी से ज्यादा है। एक कंपनी की मार्केट कैप एक इंडिया जैसे कंट्री के जीडीपी से ज्यादा हो, तो ये इंडिया के लिए रोने वाली बात है या अमेरिका के लिए रोने वाली बात है? हम सबके लिए रोने वाली बात है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एनवीडिया 500 बिलियन से 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट में जा सकता है और ओपन एआई अपने आप को 7 ट्रिलियन डॉलर की पोटेंशियल मार्केट वैल्यूएशन की गेम खेल रहा है, और अमेरिका ने 10 ट्रिलियन डॉलर के बराबर की कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स की कमिटमेंट कर दी है, तो जो डिबेसमेंट ट्रेड पिछले 15 साल से खेला जा रहा है, वो अगले 20 साल और खेला जाएगा, क्योंकि वो खेल सकते हैं। हमारी औकात नहीं है वो खेल खेलने की, उनकी औकात है, वो खेल सकते हैं इसलिए खेल रहे हैं। नहीं, तो आपको क्यों लगता है कि ये चाइना की औकात बन सकती है? क्योंकि देखो, अगर मैं इस ना तरह ना, से मैं देखूं, ये नहीं कह रहा, रशिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि चाइना की औकात बन सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि चाइना इस खेल को एक ही शर्त पर रोक सकता है, अगर वो ब्रेटन वुड्स 3.0 सिस्टम को चाहे पार्शली या फुली इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो। अगर वो कामयाब नहीं होता है, तो इस डिबेसमेंट ट्रेड को आप अगले 20 साल भी नहीं रोक सकते, बिकॉज ऑफ डॉलर मिल्कशेक थ्योरी। नाउ दीज आर कनेक्टिंग द डॉट्स, वो डॉट्स अब कनेक्ट हो रहे हैं। एंड जिस हिसाब से देखो, पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने आना था, तो वो कह रहा था कि मैं वॉर रुकवा दूंगा। वॉर तो रुकी नहीं, रशिया यूक्रेन वाली। और अब वो एक्चुअल में वो भी उतना ही ज्यादा अगेंस्ट हुआ पड़ा है रशिया के, जितना अगेंस्ट पिछली पार्टी थी। तो ऐसा क्या हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रशिया के साथ रशिया की वॉर को रोक नहीं पा रहा है, और इवेंचुअली रशिया के अगेंस्ट हो रहा है? क्योंकि उसको, आपको नहीं लगता कि अगर वो इवेंचुअली ये रोक देता, तो ये जो क्योंकि ब्रेटन वुड्स 3.0 एक तरह से रिएक्शन होगा, एक्शन नहीं होगा, ठीक है? yes. तो जो ब्रेटन वुड्स 3.0 का रिएक्शन है, वो तभी आएगा जब अमेरिका ऑफेंड करेगा कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया। अगर वो रशिया को yes. इस साथ बना लेगा, सब कुछ ठीक कर लेगा, तो उस केस में तो ब्रेटन वुड्स 3.0 कभी चलेगा, आएगा ही नहीं, और फिर ये yes. डिबेसमेंट का खेल उसका जारी रहेगा उल्टा। तो अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि इतना सीधा गेम ये हो सकता था, तो ये और उलझा क्यों रहा है अमेरिका? देखिए, एक बात समझिए कि ब्रेटन वुड्स 3.0 अगर आता है, तो उसमें चाइना, रशिया और सऊदी अरेब के ऊपर भी मनी प्रिंटिंग का अंकुश लग जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत अपनी मनी प्रिंटिंग पावर को कंट्रोल नहीं देना चाहती। इसलिए ब्रेटन वुड्स एक ऐसा कड़वा घूंट है जो सऊदी अरेब, चाइना और रशिया को भी कड़वा ही लगेगा। आज अगर आप ध्यान से देखिए, चाइना का रियल एस्टेट का बाजा बज चुका हुआ है, क्योंकि उन्होंने ओवर मनी प्रिंटिंग की थी, घोस्ट सिटीज बनाए थे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्रेटन वुड्स 3.0 एक ऐसा पॉलिटिकल एक्शन है, जहां से मैं शुरू हुआ था, जो इन सबके लिए मुश्किल है। बट उनके पास ऑप्शन ये है कि या तो डॉलर की करेंसी वॉलिटिलिटी वाली दुनिया एक्सेप्ट करें, या ब्रेटन वुड्स वाली एक स्टेबल बट कड़वी दुनिया एक्सेप्ट करें। मैं बार बार कह रहा हूं कि मनी के पीछे पॉलिटिक्स होती है। अगर आप इस पॉलिटिक्स को समझो, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका अभी भी इस पॉलिटिक्स के अंदर मैक्सिमम पत्ते कंट्रोल कर रहा है। जोकर अभी भी अमेरिका के पास है।
चाइना के पास अभी वो जोकर नहीं है, बट अगर चाइना, रशिया, सऊदी अरब, इंडिया सब मिल जाएं तो उनके पास ताकत बढ़ जाती है। बट वो पॉसिबल नहीं है, वो जो इतना अभी इजी नहीं है। इतना इजी नहीं है, पॉसिबल नहीं मैं कह सकता हूं, बट इतना इजी नहीं है। इसलिए 70% पॉसिबिलिटी जो है इस मार्केट में, वो घूम फिर के स्टेबल कॉइन की गेम भूले। तो जिस तरह से एनवीडिया आज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मार्केट कैप पहुंची है, उसी तरह से बिटकॉइन $1 मिलियन पर जाएगा, इथीरियम भी $1 ट्रिलियन की वैल्यू मार्केट कैप पर जाएगा, और बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी कई $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप तक जाएंगे, क्योंकि करेंसी वॉलिटिलिटी एंड डिबेसमेंट ट्रेड इज द ओनली गेम इन द मार्केट, बिकॉज डॉलर मिल्क शेक थ्योरी को रिप्लेस करना आसान नहीं है। तो रशिया को वो क्यों मतलब इस तरह से कर रहा है कि वो कंट्रीज मजबूर हो जाए इस चीज को वो करने के लिए? मतलब वो सवाल का जवाब नहीं मुझे मिला कि अगर ये बात मुझे समझ में आ रही है कि इस तरह से वो मतलब देखो, अगर आप मेरी ईगो को या मेरे अपनी क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर चैलेंज करोगे, तो फिर तो मैं कहूंगा नहीं भाड़ में गई दुनिया, फिर मैं तो एक्ट करूंगा। नहीं नहीं, तो उसका रीजन दूसरा है। पहली बात, अमेरिका नहीं चाहता है कि यूरोप रशिया के साथ डायरेक्ट डील करे, क्योंकि आज की तारीख में यूरोप की एनर्जी मार्केट इस बुरी हालत में है कि वो कभी भी रशिया के आगे घुटने टेक सकती है। इसलिए यूरोप रशिया के साथ डील ना करे, इसीलिए अमेरिका आउट ऑफ द वे जाके पुतिन के साथ डील करने की कोशिश करता रहा है, बट अभी तक फ्लॉप किया है इसी कारण, क्योंकि रशिया चाहता है कि यूरोप का कंट्रोल अमेरिका से छूट के रशिया के पास वापस आए, बट वो होने के लिए कोई ना कोई बहुत बड़ा शॉक आना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि दुनिया की ग्लोबल पॉलिटिक्स और करेंसी वॉर्स की स्थिति इस समय ऐसी है, कुछ भी बड़ा ग्लोबल रीसेट हो सकता है, और उस रीसेट में अमेरिका के पास इजीएस्ट ऑप्शन है स्टेबल कॉइन लिक्विडिटी बूम करना, और बिटकॉइन को $1 मिलियन तक लेके जाना, और ऑल्ट कॉइन मार्केट लेकिन को। एग्रीड एग्रीड, लेकिन लेकिन उसको करने के लिए, उसको करने से पहले एक जो रीसेट की बात हो रही है, जो क्राइसिस की बात हो रही है, वो क्राइसिस लाना पड़ेगा जो अभी तक आया नहीं है यूएस में। वो है कि स्टॉक मार्केट्स, जो एआई का भी बबल बन चुका है, वो इतना बड़ा बबल है, उसको एक बार तो अच्छी तरह से रीसेट होना पड़ेगा, बस होना होगा। जैसे .com का जो क्रैश आया था, उपिन, वैसा वो होना पड़ेगा। वो उपिंदर आप क्यों बोल रहे हैं कि वो नहीं हो सकता? उपिंदर देखो, एक बात याद रखो, अमेरिका की हालत एक ऐसे पेशेंट की तरह है जो बूढ़ा है, नर्सिंग होम में पड़ा हुआ है, जिसे तुम रीसेट कह रहे हो, वो एक ऐसा परमानेंट स्ट्रोक का अटैक होगा जिससे अमेरिका के लिए उभरना बहुत मुश्किल होगा। अमेरिका उस रीसेट को होने ही नहीं देगा। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, फेडरल रिजर्व की इमरजेंसी मीटिंग आज ही हुई है, और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को 1 दिसंबर को रोकने का जो फैसला पिछली मीटिंग में अनाउंस किया गया है, देयर इज अ ह्यूज चांस कि 1 दिसंबर से पहले पहले क्वांटिटेटिव ईजिंग रिज्यूम करने का फैसला भी अनाउंस हो जाए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, इस बट पूरी बट नहीं नहीं, बट मैं आपको रोक रहा हूं, मैं इसलिए रोक रहा हूं बिकॉज ये जो फैसला है, ये कुछ देर के लिए एसेट प्राइसेस को दोबारा से इन्फ्लेट कर सकता है, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली मतलब कि एक बार तो रिसेशन लेके आएगा। और आप ये जब बोल रहे हो कि अच्छा चलो लेट्स एज्यूम कि आपके अकॉर्डिंगली कि जो अमेरिका इसको होने नहीं देगा, बट आपको भी पता है कि ऐसे नहीं हो सकता है कि अगर अमेरिका होने ना दे तो कभी हो ना, क्योंकि मार्केट्स 2000 में जब गिरी थी, 2008 में भी जब गिरी थी, तो वो यूएस नहीं चाहता था कि वो गिरे, ठीक है, लेकिन वो गिरी, ठीक है। अब एक कॉन्ट्रेरियन आर्ग्यूमेंट ये भी चल रहा है मार्केट में कि
यूएस जानबूझ के मार्केट्स को गिराना चाहता है, बिकॉज वो जब गिराएगा तो उसमें अब हिस्सेदारी और बढ़ाएगा, बिटकॉइन भी उतने ज्यादा इकट्ठा करेगा, तो वो सब तभी पॉसिबल है जब मार्केट्स गिरेंगी। और पॉइंट ये है, मैंने मैंने ये समझा है, मतलब चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो क्रिप्टो मार्केट्स हो, एक पॉइंट के बाद जब प्राइसेस लगातार चले जा रहे, ऊपर चढ़े जा रहे, एक अप ट्रेंड है, उसको पहले रीसेट होना पड़ेगा प्राइसेस को। जब तक वो रीसेट नहीं होते तो एक नया ऑल टाइम हाई नहीं बन सकता है। तो बिल्कुल अभी जो एक बिल्कुल। चार्ट्स में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, उन यस चार्ट्स के अकॉर्डिंगली इतना ज्यादा इन्फ्लेटेड प्राइसेस है, उस चीज को आप कैसे बिना रीसेट करवाए आप जो है उसको ऊपर लेके जाओगे। और लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो, लेट मी कंप्लीट, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि ये अमेरिका ऐसा कभी होने नहीं देगा, अगर, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो यूएस की बहुत बुरी हालत हो जाएगी, ठीक है, तो उस केस में फिर आपका स्टेबल कॉइन वॉर्स और ये सब ब्रेटन एक वुड्स 3.0 कहाँ पे जाएगा? देखो उपिंदर, एक बात समझो कि अमेरिका ये जो खेल खेल रहा है, इस खेल को 2008 में बहुत बड़ा झटका लगा था, ठीक है। और वो झटका जब लगा तो अमेरिका ने 4.9 ट्रिलियन डॉलर प्रिंट किए। खेल खेलना बंद नहीं किया मनी प्रिंटिंग का। 2020 में कोविड का झटका लगा, 5 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने प्रिंट किए, खेल खेलना बंद नहीं किया। 2008-9 का जो झटका था, वो झटका लगभग उन्होंने 18 महीने में मैनेज किया। कोविड का जो झटका था वो भी उन्होंने लगभग 12 से 14 महीने में मैनेज किया। मैं ये मानने को तैयार हूं कि तुम जो रीसेट की बात कर रहे हो वो रीसेट होगा, बट वो रीसेट दिखने में रीसेट लगता है, वो बैक टू स्क्वायर वन वाली गेम होती है। और इस बार जो वो रीसेट का जो विंडो है, मेरी ये भविष्यवाणी है कि ये रीसेट मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 6 महीने से ज्यादा का रीसेट नहीं होगा। तो जिसे आप करेक्शन बोल रहे हैं ट्रेडिंग की भाषा में, वो अक्टूबर से शुरू हो चुका हुआ है, 2 महीने का रीसेट ऑलरेडी हो चुका हुआ है। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि जो भी मैं कह रहा हूं कि वो फरवरी मार्च तक टोटली रीसेट जो है वो वापस डिबेसमेंट रेट में दोबारा आ जाएगा। सो इसलिए करेक्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं है, करेक्शन शुरू हो चुका हुआ है। अगर आप बिटकॉइन के प्राइसेस देखें, हाँ वो आपको स्टॉक मार्केट में अभी नजर नहीं आ रहा है, बट ये करेक्शन जो है ये शॉर्ट लिव्ड करेक्शन होगा। उसमें हम और आप इस बात को लेकर डिसएग्री कर सकते हैं कि कोई कहेगा 3 महीने, कोई कहेगा 6 महीने, कोई कहेगा 18 महीने, वो फिगर आउट हो सकता है। बट मोटा मोटा मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2008 अमेरिका को नहीं रोक सका, 2020 अमेरिका को नहीं रोक सका, तो 2025 भी रोक नहीं पाएगा। घूम फिर के गेम स्टेबल कॉइन लिक्विडिटी की ही इजीएस्ट खेली जाएगी, और वो क्रिप्टो के अंदर ही 40-50 ट्रिलियन डॉलर का गेम खेलने की पॉसिबिलिटी है, और कहीं नहीं है। परफेक्ट। तो ये है हमारा कंक्लूजन आज इस डिस्कशन का, जो मतलब कहीं ना कहीं दिस इज वेयर नाउ वी आर कमिंग इन द कॉमन ग्राउंड, एक कॉमन कंक्लूजन में कि आए जो ब्रेटन वुड्स 3.0 आएगा वो रिएक्शन आएगा, और जो स्टेबल कॉइन की गेम जो है वो डिबेसमेंट की जो गेम है वो यूएस खेलेगा, जो कि उसके पास सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है। और ये जो स्टेबल कॉइन प्रिंटिंग की जो गेम है रातों रात, अभी तो समझ लो पूरा ग्राउंड तैयार हो रहा है अभी, लेकिन वो जो अंधाधुंध स्टेबल कॉइन प्रिंटिंग है वो अब एकदम से ना होके पहले जो रीसेट होगा, ये रीसेट स्टार्ट हो चुका है। रीसेट जब कंप्लीट हो जाएगा वो इतना वायलेंट होगा, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट्स जो है वो और ज्यादा ये अगले 20 साल इतने ज्यादा वॉलेटाइल है कि जो स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स और ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएंगी, कमोडिटी मार्केट्स भी और ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएंगी। तो उस केस में आप जो हार्ड एसेट्स है, चाहे वो गोल्ड है चाहे वो बिटकॉइन है, आपको जो अच्छे प्राइसेस पे जब भी बाय करने का मौका मिले आप उसको बाय करके पकड़ो, और उसको लेवरेज खेलने की बजाय आप उसको होल्ड करो अगले 5 साल, 10 साल, 25 साल के होराइजन के लिए। और जो जब ये स्टेबल कॉइन की गेम स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे इससे निकलने का फायदा मिलेगा। अब देखो, इसका कंक्लूजन ये भी है
कि इस रीसेट के टाइम पे बीटीसी अगर आपका $20,000 आता है, $10,000 भी आता है, तो उस केस में ये नहीं सोचना है कि गेम ओवर, बिटकॉइन जीरो जा रहा है। हो सकता है लेवरेज की गेम में बीटीसी को वो 2000 तक भी ले जाए, कुछ पता नहीं है मार्केट का। लेकिन क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि क्रिप्टो की दुनिया में कि ये पॉसिबल नहीं है, ये सब कुछ पॉसिबल होगा। जैसे आज पीटर ब्रांडेड की भी ट्वीट आई है, उसने भी बोला है कि इवेंचुअली यूएस के फायदे में ये है कि जबरदस्ती मार्केट को गिरा दे और गिरा के सारे बिटकॉइंस जो है एक्वायर कर ले अपने उसमें, तो दैट इज हाउ दे कैन विन द गेम अगेंस्ट चाइना। तो घूम फिर के गेम यही है जो लोगों को समझनी पड़ेगी और यहाँ से एक कंक्लूजन में लेके जाना पड़ेगा कि आपको एक्यूमुलेशन करनी है, आपको अपने दूसरे इनकम सोर्सेज पे फोकस करना है और क्रिप्टो को एक्यूमुलेट करना है, गोल्ड को एक्यूमुलेट करना है, हार्ड एसेट्स को एक्यूमुलेट करना है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, अपने आने वाली जनरेशंस के लिए उसको होल्ड करके बैठना है। और स्टेबल कॉइन्स होल्ड करने हैं, क्योंकि आप अपने जिस भी कंट्री में बैठे हैं उस कंट्री में डॉलर मिल्कशेक थ्योरी के प्ले होने के चांसेस ही ज्यादा है, चाहे ब्रेटन वुड्स 3.0 आ भी जाए। आप जितनी देर अपने स्टेबल कॉइन्स ऑन दिस साइड एंड इधर ऑन दिस साइड बिटकॉइन, गोल्ड और ये हार्ड एसेट्स और स्टेबल कॉइन्स को होल्ड करेंगे, तो आप अपने लोकल कंट्रीज की इन्फ्लेशन के अगेंस्ट विन कर पाओगे। आप स्टॉक मार्केट की जो रिटर्न आरओआई है उसको भी बीट कर पाओगे। I think this should sum up the entire conversation. Perfect summary. I don't need to add in a single word. Perfect. Thank you very much सुनील सर, मजा आ गया आपके साथ बात करके। बहुत मजा आया, मतलब बहुत देर बाद इतनी खुल के, और ये लगभग 1 घंटा 50 मिनट की बातचीत हुई है, पर बहुत मजा आया। I always say that you are a polymath and you will turn out to be a great host. Thank you very much. Thank you very much, Sunil sir. Have a good night and have a great weekend. Bye bye. Okay.